जब उसका पूछा है तो आप ये समझिए फीचर मतलब क्या क्या रिवॉल्ट में था, कॉज 100% डालना है, रिजल्ट 100% डालना है, बट फोकस आपका चेंज हो जाएगा। इवेल्युएट द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, कॉजेज मतलब आपका क्या, रीजन क्या था, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उसके होने के बाद क्या हुआ। ठीक, आप देखिए सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक, डिस्कस द मेन कॉज ऑफ द संथाल, फिर कॉज पूछ दिया। अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिरसा मुंडा एज डिजायर फॉर द इंटरनल प्यूरिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, इसमें क्या था, फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन जो पीपल थे, दिकू बोलते थे उनको, दिकू या दिस्कू समथिंग बोलते थे, और आपका इंटरनल प्यूरिफिकेशन जो आपको बताया बिरसा मुंडा का क्या था, उसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। उन्होंने कैसे वो सिंह बोंगा थे, कैसे एक गॉड के बारे में बात किया उन्होंने, कैसे उन्होंने बोला कि आप वैष्णव धर्म के थे, एक उनके टीचर थे आनंद पांडे कोई, उनसे शिक्षा लिए, तो ये सब नाम आने चाहिए। सिंह बोंगा या फिर बोंगा जो बोलते थे, आपका आनंद पांडे हो गया, रिलीजियस प्यूरिफिकेशन हो गया, रिवाइवलिस्ट हो गया, रिफॉर्मिस्ट हो गया, ये सब वर्ड होते हैं। मैं पिछली क्लास में बता रहा था पनीर के टुकड़े, यही वो पनीर के टुकड़े हैं जो पढ़ने चाहिए। ग्रेवी सबकी सेम रहेगी, जिसके पास ज़्यादा पनीर के टुकड़े उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक, डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, अगेन वही आ गया। संथाल रिबेलियन प्रोवाइड अ मॉडल फॉर पॉपुलर आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया, एक्सप्लेन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पे थोड़ा डिसेंट है क्योंकि रिपीटेड वाला नहीं है, पहली बात है। अब इसमें ये पूछा है कि कैसे ये प्रोवाइड करते हैं मॉडल ऑफ पॉपुलर आर्म रेजिस्टेंट, इसमें देखोगे संथाल का तरीका क्या क्या लड़ना था, कि कैसे गैदर करते थे, कैसे गुरिल्ला वारफेयर करते थे। ठीक, ये इनकी टेक्निक क्या क्या थी, उनकी जो आर्मी की जो पोजीशंस थे उसको कैसे डिस्टर्ब करते थे, आर्मी नहीं सॉरी ब्रिटिश की जो पोजीशंस थे, जहाँ जहाँ उनके ऑफिसेस थे कैसे डिस्ट्रॉय करते थे, उनके रेल नेटवर्क हो गया, या फिर उनका जो टेलीकॉम नहीं बोलेंगे, टेलीग्राफ का नेटवर्क बोलेंगे, उन सबको कैसे डिस्टर्ब करते थे। ठीक, और बिना इनकी कोई आर्मी की ट्रेनिंग नहीं थी, इनके अंदर एक और चीज़ थी कि एक इन्फॉर्मेशन पर तुरंत गैदर हो जाते थे, फिर डिजॉल्व हो जाते थे तुरंत, कि तुरंत जंगल में गायब हो गए, इससे अंग्रेजों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। दूसरा बात है कि ये कहीं न कहीं टेक्निक आपको 1857 के रिवॉल्ट में भी देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत, बट हाँ डायरेक्ट कनेक्शन कहीं नहीं है क्योंकि इसका एरिया लिमिटेड था, ये सिर्फ आपका इन सब एरिया में, तो ये कहीं न कहीं जाके आपको बिरसा को मोटिवेट कर सकता है, या छोटी छोटी अपराइजिंग जो हुई होंगी उनको कर सकता है, लेकिन 1857 के रिवॉल्ट से इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक, क्योंकि इसका एरिया बहुत लिमिटेड था, इसमें कोई सिपाही मिटनी वाला भी एंगल नहीं था, सोशल रिलीजियस एंगल था, तो ट्राइबल जहाँ जहाँ 1857 के रिवॉल्ट में हुए तो वो इनसे मोटिवेट कहीं न कहीं हुए होंगे। नेक्स्ट है बिरसा प्रोवाइड अ न्यू रिलीजियस लीडरशिप, आपको पता है कि वो 20 साल के थे बिरसा मुंडा जी, और वो लीडरशिप लेते हैं कि हम आप लोगों को मुक्ति दिलाएंगे इससे। तो ये सब चीज़ें आप, ये सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर पाओगे, 2-3 पेज अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में, और उससे ज़्यादा कंटेंट मुझे खुद नहीं मिला, 2-3 पेज से ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं इनके बारे में, आप एक्स्ट्रा क्या लिख दोगे। ठीक, बस वही बता रहा हूँ, की पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। फिर संथाल रिबेलियन वाज द फर्स्ट शार्प रिएक्शन ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन द इंडिया, चूंकि सारे ट्राइबल रिवॉल्ट में इसका स्केल ज़्यादा था। ठीक, तो इसलिए फर्स्ट शार्प दिया है, मतलब सबसे तेज जो था पहला था, जबकि ऐसा नहीं है कि ये 1855 से पहले बहुत रिवॉल्ट हुए, बहुत छोटे छोटे रिवॉल्ट हुए, 8-10 रिवॉल्ट, बट ये थोड़ा ज़्यादा बड़े लेवल पर था। ठीक, राइट अ क्रिटिक विथ स्पेशल रेफरेंस टू द नेचर ऑफ द बिरसा मूवमेंट एंड द लेसन इट लेफ्ट बिहाइंड ऑन द ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिक मतलब दिया है, इसमें कुछ कमियां भी आपको बतानी है और इसकी अच्छाई भी बतानी है। ठीक है, राइट अ क्रिटिक विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू द नेचर ऑफ बिरसा, बिरसा मूवमेंट क्या था बेसिकली, कि उस टाइम पे ये बिरसा खुद क्रिश्चियन मिशनरी से पढ़े थे, बट फिर इन्होंने दिमाग में आया कि नहीं, और हमको एक दूसरे वैष्णव पंथ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, लोगों को मोटिवेट करते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि आप गोली नहीं लगेगी, आपको कोई मार नहीं सकता है। ठीक, साथ में खास बात यह था कि शुरू में इनका ये रिलीजियस प्यूरिफिकेशन का रिवॉल्ट था, बाद में पॉलिटिकल रिवॉल्ट बन जाता है। ठीक, उसके बाद से कई ऐसे लोग भी मारे जाते हैं उसमें जो कि बेगुनाह और बेकसूर रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए मरते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते हैं, कुछ ऐसे ही लोग भी रहते हैं, तो ये आप उसका माइनस हो गया। पॉजिटिव फिर आपको बोलना ही बोलना है उसमें, कि पॉजिटिव क्या क्या था भाई, लोगों के लिए नेतृत्व की जगह मिली। फास्ट चल रहा हूँ कि ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अभी मैं समझा रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर आपको सब दिखाऊंगा। इसके बाद से क्या आता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये देख चुके हो आप। ठीक, एग्जामिन द ट्राइबल मूवमेंट ऑफ द बिहार विथ स्पेशल रेफरेंस टू द बिरसा मूवमेंट, फिर वही बिरसा मूवमेंट पूछ दिया है। क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्राइबल रिबेलियन सच एज द संथाल रिबेलियन एंड द बिरसा मूवमेंट वे आर कॉमनली आस्क्ड इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, सेम वही चीज़ है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, सारे में वही चीज़ है। जहाँ क्रिटिक पूछा है वहाँ क्रिटिक थोड़ा क्रिटिसिज्म डाल देना, 1-2 क्रिटिसिज्म,
कि वो लोग ज़्यादा मॉडर्न की तरफ नहीं जा रहे थे। दो, आप एक चीज़ देखोगे कि बिरसा जो थे वो चाहते थे कि इक्वलिटी आए लोगों में, लोगों का मोरल अपलिफ्टमेंट हो, प्यूरिफिकेशन हो, उनका तरीका था। बस उनके तरीके में ये था कि उन्होंने लोगों को बोला कि आप लड़ो, आपको गोली नहीं लगेगी। हमारे सिंह बोंगा ने बोला आपको गोली नहीं लगेगी ठीक, या फिर हाँ, तो वो कहीं न कहीं एक आप मान सकते हो कि कहीं न कहीं एक अंधविश्वास की तरफ वाली चीज़ें थी। बाकी फिर आते हैं आपको हम, ये तो हम बस क्वेश्चन दिखा दिए, बाकी इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्लास बाय क्लास, आपको डाल दूंगा, ये तो आप ले लीजिएगा, आज ही डाल दूंगा सारे क्वेश्चंस, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक। हाँ, यही है बस। देखिए, चल जा भाई, ट्राइबल्स के बारे में अगर पढ़ना है तो पहले जानिए कि उनकी नेचर क्या होता है सोसाइटी का। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी आंसर में। इन्हीं सब चीज़ों में जब डिसरप्शन होता है, मतलब कोई बाहर का इंटरफेरेंस होता है, तब जाकर वो रिवॉल्ट किए हैं। पहला चीज़ क्या है? होमोजीनियस। ट्राइबल्स में ऐसा नहीं होता कि सोसाइटी में जैसे होता है ना कि अपने यहाँ कई कास्ट के लोग, कई रिलीजन के लोग एक साथ मिक्स हैं, ठीक ना। जैसे जैसे आप सोसाइटी ऊपर जाती है, मेट्रोपॉलिटन सोसाइटी बनती है, वैसे वैसे वहाँ पर डाइवर्सिटी होती है, लेकिन उनमें होमोजिनिटी होती है। होमोजिनिटी मतलब समानता, उसमें लोगों में, कल्चर में, रहन सहन में भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि वो वैसे भी आइसोलेट रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो दिस इज होमोजीनियस। फिर किनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किनशिप जो आपका जो ब्लड के थ्रू और आपका ब्लड वाला जो रिलेशन बनता है, या तो शादी के थ्रू बने या फिर जो प्रोजनी के थ्रू होता है, मतलब एक खानदान से दूसरे खानदान में जो चीज़ें चलती रहती है, किनशिप वाला हो गया। मतलब उनमें रिश्ते काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। अगेन वही रीजन है, वो आइसोलेट होते हैं, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती बाहर से इंटरेक्ट करने की, तो वो अपने में काफ़ी ज़्यादा वो क्लोज्ड रहता है। तीसरा है अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है बताइए कोई लोग? स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है? स्ट्राटा, एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटिफिकेशन है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में आपका एक्सोस्फेयर, आपका थर्मोस्फेयर, अलग अलग हैं। तो वो क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दे आर डिफरेंट। कहीं पर टेम्परेचर कम हो रहा है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, कोई रेयर है, कोई डेंस है, ठीक है ना, सबकी अलग अलग क्वालिटी है। वैसे क्या होता है हमारी सोसाइटी में? क्या होता है, कोई रिच है, कोई थोड़ा कम रिच है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई पुअर है। इनके यहाँ स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, अनस्ट्रेटिफाइड होता है। मतलब इनके हो सकता है मुखिया के पास 2 रुपये ज़्यादा हो, लेकिन मुखिया के पास 200 करोड़ नहीं होगा, समझ रहे हो? तो जो मुखिया होगा उससे जो वहाँ का गरीब आदमी, वो भी सेम समान स्तर का होगा। इसका रीजन क्या है? आपका सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होने के पीछे रीजन होता है आपकी इनकम। एक ही फैमिली में एक भाई IAS बन जाए, दूसरा ना बन पाए, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। मानते कि नहीं मानते? लेकिन वो ट्राइबल सोसाइटी है, वो ज़्यादा दम लगा के मुखिया बन जाएगा। इसके बाद क्या है अपॉर्चुनिटी? वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसी है नहीं। अभी की बात नहीं, अगर अभी भी देखोगे तो ऐसा है, अब तो काफ़ी इंडस्ट्री घुस चुकी है, बट एट दैट टाइम स्ट्रेटिफिकेशन नहीं था। मतलब पूरी सोसाइटी जो थी ऑलमोस्ट सब इक्वल थे, ठीक ना। उसका रीजन है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कम है, आपके पास एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी कम है। कोई घर में 10वीं फेल है और कोई पता चला कि IIT या एम्स से ग्रेजुएट या वो करके निकल रहा है, उसका रीजन क्या है हमारे सोसाइटी में? क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो आगे निकल गया, दूसरे को नहीं मिली, रुक गया। बट वहाँ की सोसाइटी में क्या है? सबको सेम ही पढ़ना है, सेम ही स्कूल में पढ़ना है, सेम ही रिलीजन वाली चीज़ें पढ़नी है, तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, इसलिए स्ट्रेटिफिकेशन नहीं। और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि लोगों में डिफरेंस नहीं आता। हमारे यहाँ क्या होता है, जिसके पास पैसा आ गया वो दूसरे को फिर, मतलब जनरली ऑलमोस्ट मेनी पीपल डू दिस, कि अपने से नीचे वालों को हे दृष्टि से देखते हैं, जबकि कभी वहीं से उठे रहते हैं, ठीक। बट उनके यहाँ ऐसा सीन नहीं है, इसलिए वो भी कंफर्टेबल रहते हैं। फिर आता है आइसोलेटेड ज्योग्राफिकली। ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड, ये तो सिंपल वर्ड है, इसका मतलब बताने का कोई मतलब नहीं है। ज्योग्राफिकली वो लोग जंगल में रहते हैं, अलग रहते हैं मेन सोसाइटी से कटे हुए। तीसरा आता है यूनिक कल्चर कस्टम ट्रेडिशन। उनका कल्चर कस्टम ट्रेडिशन काफ़ी यूनिक होता है। हर ट्राइब्स का अपना कल्चर होता है। आप देखो कोई ट्राइब्स होते हैं कि वो यहाँ छिदवा के रखते हैं, कोई यहाँ पे, आप इवन अफ्रीकन में देखोगे यहाँ पे गोल गोल से लगा के रखते हैं, कुछ यहाँ वाले लगा के रखते हैं। आपने पिक्चर्स देखे होंगे मैक्सिमम ट्राइब्स के, तो सबके क्या होते हैं, अलग अलग कल्चर होते हैं। मध्य प्रदेश में एक ट्राइब है, उनके यहाँ पे मैरिज का अलग कल्चर है, वहाँ मेला लगता है, आप जाइए पिक कर लीजिए अपने हिसाब से, लड़की आपको पिक कर लेगी, आप तुरंत मैरिज हो जाती है। सोचिए कितनी एलिगेंट, कितनी मतलब इगैलिटेरियन सोसाइटी है, मतलब कितनी ओपन सोसाइटी है। इतना आज के डेट में आपको अपर क्लास में, इवन इंडिया में या कहीं भी चले जाइए, अपर क्लास में इस लेवल का ओपननेस नहीं है कि आप बेटा बेटी को छोड़ दीजिए, जाइए वहाँ पे अपने डिसाइड कर लीजिए कौन शादी करना, करके चले जाइए।
बाकी घर वाले करवा देंगे शादी। लेकिन ट्राइबल्स में ऐसा है, उसका रीजन है ना कि भाई आप शादी के पीछे, हम लोग सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है कि आपके पास सरकारी है नौकरी है कि नहीं, बिकॉज कि लड़की चाहती है सिक्योरिटी, लड़के वाले चाहते हैं आपके पास दहेज है कि नहीं, क्योंकि हमारा बेटा बहुत मेहनत किया है तो रीजन क्या है कि वी हैव समथिंग टू डिमांड, वी आर इनसिक्योर, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं, तो हो सकता है कि हमारी बेटी अगर इस बंदे के साथ फ्यूचर में खुश नहीं रह पाएगी, इसकी डिमांड नहीं फुलफिल हो पाएगी। वहाँ की सोसाइटी में क्या है, इस घर में झोपड़ी में थी, उस घर में झोपड़ी में चली गई, ठीक, सरकार ने चलो प्रधानमंत्री आवास में कुछ बनवा दिया होगा, तो यहाँ पर 2 कमरे का था, वहाँ 2 कमरे का है, उसको 200 कमरे का ना उम्मीद है ना आकांक्षा है, तो उसको टेंशन ही नहीं है, समझ रहे। तो सबसे बड़ा रीजन यही है, जब होमोजीनियस सोसाइटी है, अनस्ट्रेटिफाइड है, अपॉर्चुनिटी कम है, तो संतोषम परम सुखम, या फिर ना मिलने की वजह से भी संतोष हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए उन लोगों में उनका कल्चर कस्टम बहुत यूनिक रहता है, ठीक। आज बहुत लोग बोलते हैं कि सारे ट्राइब्स हिंदू हैं, तो उस पर कई बार डिस्प्यूट भी होता है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, बट दे हैव डिफरेंट कस्टम एंड वो चीज़ें। इवन जो अपने ये थे बिरसा जी, ये वैष्णविज्म की तरह बढ़ाए ना लोगों को, इट मीन्स कि उसके पहले उन लोगों का वैष्णवाइट कल्चर नहीं था, वैष्णव कल्चर नहीं था। इवन ये लोग क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह से भी काफ़ी इंस्पायर थे। बाद में जाके वो जब अपने गुरु के संपर्क में आते हैं, फिर उसके बाद से वो वैष्णव की तरफ आगे लोगों को बढ़ाते हैं। आप इवन नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में डिफरेंट ट्राइब्स हैं, अलग अलग उनके अलग तरीके के डांस हैं, कस्टम्स हैं, कपड़े अलग हैं, कुजीन अलग है, हर चीज़ अलग है। फिर लाइवलीहुड डिपेंडेंस ऑन द फॉरेस्ट, ये सबसे बड़ा रीजन था, लाइवलीहुड जो थी उनकी फॉरेस्ट पर डिपेंड होती है। फिर आपका शाई नेचर, जो जनरली शाई नेचर मतलब शर्मीला नेचर, ठीक, लेस इंटरेक्शन। मैं इन सब पे ले सकता हूँ आधा घंटा, लेकिन आप लोग मेंस वाले हो तो निपटाते हैं। ये बस इसलिए है कि आप ये चीज़ कहीं लिख सकते हो, ट्राइबल सोसाइटी का नेचर होता है, ब्रिटिश ने यहाँ इंटरफेयर किया, ठीक। उसके बाद क्या आता है, कॉमन लैंड होल्डिंग, जैसे खुटकुटी थी एक व्यवस्था, खुटकुटी जानते हैं ना आप लोग, बिरसा वाले में, तो ये सिर्फ बिरसा में तो उसका नाम है खुटकुटी, बट ये सारे ट्राइब्स में होती थी। क्योंकि भाई आप जंगल में, यहाँ पेड़ है, यहाँ पर 60 बीघा खेत में पेड़ लगा है, आप कौन सा बीघा किनारे कर लोगे, उसी में जाओ भाई तुम भी दो पेड़ उगा लो, हम भी 2 ठो उगा लें, हम भी 2 आम खा लें, तुम भी आम खा लो, ऐसे चलता है। तो कॉमन लैंड होल्डिंग होती है, पूरे परिवार की, बाप की या गांव समाज की एक लैंड होल्डिंग होती थी। तो वैसा इशू था नहीं कि ये मेरा है, ये मेरा है। और फिर उसके बाद क्या है, इगलिटेरियन सोसाइटी, वही कि नो डिफरेंस इन द सोसाइटी, इक्वलिटी। इगलिटेरियन मतलब होता है काफ़ी हाई मॉडर्न वैल्यू वाले, मॉडर्न वैल्यू नहीं, इक्वल वैल्यू वाले। मॉडर्निज्म इज ए डिफरेंट थिंग, बट इक्वल एंड ओपननेस। आप देखिए कि ट्राइबल सोसाइटी में लड़कियों के ऊपर उतनी पाबंदी या औरतों के ऊपर उतनी पाबंदी नहीं होती है, बुरखा हो या घूंघट व्यवस्था हो, ये सब चीज़ें उनमें नहीं, आज भी नहीं होती हैं, ठीक। और उनमें वो आराम से काम कर सकती हैं इक्वली, उनके लिए ऐसा, क्योंकि उनके सारे काम क्या है, जंगल में जाके काम करना है या फिर बाहर में कुछ काम करना है, ऐसा तो है नहीं कि उनको कॉर्पोरेट में जाके जॉब करना है। तो इसलिए सीधी बात है, कई बार आपके पास अपॉर्चुनिटी ना होना भी अच्छा होता है, आपकी सोसाइटी में इक्वलिटी रहती है। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो कोई एक बंदा फ़ायदा उठा लिया, दूसरा नहीं उठा पाया, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो ये एक बस इतना है, इसको मैं दे दूंगा, लेकिन बस ये इतना है कि आपको समझने के लिए कि ये है वो रीजन। अब देखिए अंग्रेज आते हैं तो क्या करते हैं, ये कॉमन लैंड होल्डिंग उनको ये करते हैं। शाही नेचर, बाहर के लोग आते हैं जिनको दिक्कू बोलते थे, सिख हो गए, हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, ईसाई लोग हो गए, ये क्या करते हैं, इसको भी कहीं कहीं हिंडर कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, जितनी फॉरेस्ट पॉलिसी आती है कि आप वहाँ पर ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हो, वो लोग करते थे झूम और पड़ू। झूम और पड़ू को क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्निंग होती है। स्लैश मतलब काटना, बर्न मतलब जला देना। ये लोग पहले पेड़ को काट के जला देते थे, फिर उसका कुछ दिन के लिए छोड़ देते थे, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती थी, फिर वहाँ खेती करते थे। हाँ जी, हस्तांतरण ठीक है बोलते होंगे, झूम और पड़ू बोलते हैं इंग्लिश में। स्लैश एंड बर्न मतलब काट के जला देना। फिर वहाँ मान लीजिए आप 8-10 साल खेती की है, उसकी फर्टिलिटी वीक हो गई, क्योंकि ये लोग खाद तो डालते नहीं है, मॉडर्न टेक्निक रहती नहीं इन लोगों के पास, तो वो फिर क्या करते थे कि वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और फिर वहाँ जाके वहाँ पेड़ों को काट दिया, वहाँ पे स्लैश एंड बर्न सिस्टम किए, वहाँ पे फिर खेती करने लगे। इससे क्या होता था, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है, उसको रीग्रो करने में 25-30 साल लगते हैं ऐसे एक अच्छे खासे फॉरेस्ट को बनने में। दूसरा बात था, अंग्रेजों को चाहिए थी लकड़ी रेलवे के लिए, ठीक। तीसरा बात है, जमींदारी उड़ा दिए थे, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, अभी पढ़ोगे आप, 1793 कॉर्नवालिस लाया था। उसके बाद से मैक्सिमम जमींदारों को दे दिया था, इन्हीं की जमीन इन्हीं छीन के पट्टे पे दे दिया था, ठीक। और उसका टैक्स रेट बढ़ा दिए थे, तो ये भी उनका फंसा। फिर बाहर के लोग आ रहे थे, तो वहाँ पे कई बार होता है कि आपके संथाल के साथ भी हुआ है, मुंडा के साथ भी हुआ है कि वहाँ की वुमेंस के साथ काफ़ी अट्रॉसिटी की गई थी। वहाँ के जो बाकी बाहरी लोग थे वो काफ़ी हद तक हुआ था, और वो कहीं भी जाते थे कंप्लेन करने, कोई सुनवाई नहीं थी, तो ये भी उनका कहीं ना कहीं हुआ। आइसोलेट जोग्राफिकली थे, अब वो आइसोलेट नहीं रह गए थे,
लोग उनकी लाइफ में इंटरवेन कर चुके थे। अनस्ट्रेटिफाइड, यहाँ तक कि उन्हीं के जो जमींदार थे, एक परहा पंचायत होती थी, एक वर्ड है परहा पंचायत, तो वो लोग सारा टैक्स जुटा के उसको देते थे वहाँ से, और वहाँ से बढ़ता था। बाद में एक जमींदार बना दिया, उन्हीं में से खींच के या बाहर का कोई खींच के, या सब फ्यूडल बना दिया। अब उसके पास पावर आ गई, उसके पास बैकअप किसका मिल रहा है? गवर्नमेंट का। तुम पैसा नहीं दोगे तुमको पीटेंगे। तो अपने आप एक डिफरेंस भी आने लगा सोसाइटी में, एक छोटा सा डिफरेंस बट आया ना कि अब ये मेरा बाप बन गया, अभी तक सिर्फ चौधरी था, बाप बन गया। तो ये भी एक चीज़ कहीं ना कहीं उनका ये हुआ। और किनशिप मोस्ट ये तो उतना डिस्टर्ब नहीं हुआ था, क्योंकि शादी वो तब भी ऐसा नहीं था, बाहर वालों से करते थे। बट हाँ, उनका ये वाला जो लाइफ था, अरे कस्टम ट्रेडिशन, ये कहीं ना कहीं जब हिंडर्ड होता है तो ये अपने आप इसमें भी डिस्टर्बेंस आता ही आता है। और होमोजीनियस अब कहाँ रह गई सोसाइटी, बाहर के लोग इंटरवेन कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पॉइंट्स गॉट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द यूरोपियंस या फिर ब्रिटिश। ठीक, तो ये एक सिंपल सा चीज़ था कि इसको समझने के लिए ट्राइबल्स के पीछे का ये। आगे आते हैं, ये तो एक 1857 का एक लाइन था, ये एक फोटो था जो ब्लर है, आगे बस देख लीजिएगा, ये बिरसा मुंडा जी हैं। ठीक, आगे आते हैं, द मोर ईयर ऑफ रूल्स मोर नंबर ऑफ रिवॉल्ट्स, ये पिछली क्लास में बताया था। आप देखिए 65 से 57, 92 ईयर, 99 से ये आपका मैसूर का एरिया है, इधर भी कुछ रिवॉल्ट हुआ था। मैक्सिमम रिवॉल्ट आपका कहाँ हुआ है? नॉर्थ और ईस्ट में, मतलब नॉर्थ अपना नॉर्दर्न प्लेन हो गया, यूपी बिहार हो गया, और ईस्टर्न हो गया आपका बिहार हो गया, बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, असम हो गया। इन सब में मैक्सिमम आपकी म्यूटनी हुई है। पंजाब देखिए 48 में होता है, 57 के रिवॉल्ट तक आते हैं, तो इनमें कुछ ज़्यादा मुद्दा हुआ नहीं रहता है, इनको टाइम ही नहीं मिलता है ना दर्द झेलने का। ठीक, ये एक सिंपल सा है। अगर ये पॉइंट कहीं भी डालोगे कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑल द ट्राइबल्स रिवॉल्ट, तो आप डाल सकते हो, या फिर वो क्वेश्चन पूछ दे कि नॉर्थ में ही मैक्सिमम ट्राइबल रिवॉल्ट क्यों हुए, तो पीछे रीजन था कि यहाँ पर सबसे लंबा स्पैन तक चला, पहला रीजन सबसे लंबा स्पैन रूल का था, अराउंड 100 ईयर। तो जितना ज़्यादा स्पैन उसका रहेगा उतना ज़्यादा रिवॉल्ट होने के चांसेस है, ग्रीवेंसेस होने के चांसेस है। दूसरा चीज़ ये है कि फिर यहाँ पर जमींदारी सिस्टम, जो तीनों सिस्टम में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी, वो था। तीसरा ये था कि यहाँ पे पॉपुलेशन उस टाइम पे ठीक ठाक हमेशा से रही है। दूसरी बात है कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा आर्मी में थे, म्यूटनी वगैरह अगर देखा जाए तो उसमें भी थे। चौथा बात है कि ट्राइबल्स का जो एरिया था, झारखंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, प्लाटू, ये एरिया है, इन सब में इनका डायरेक्ट इंटरवेंशन आया, तो मैक्सिमम ट्राइबल रिवॉल्ट वहीं होंगे। अब यूपी बिहार में तो ट्राइबल रिवॉल्ट नहीं होगा, मतलब जो प्लेन एरिया है वहाँ पर ट्राइबल्स कहाँ थे? तब भी नहीं थे, अब भी नहीं थे, मतलब होंगे, कम होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, बट जो मूल रिवॉल्ट हुआ है, बिरसा मुंडा हो गया, या फिर आपका संथाल हो गया, कोल हो गया, या कोंड हो गया, ये सब के सब कहाँ हुए हैं? इन्हीं सब एरिया में हुए हैं। ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया, और आपका बिहार ले लीजिए, यही एरिया था जहाँ पर ट्राइबल एरिया था। तो ये रीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक अब मैं जितने हैं लगभग 12 रिवॉल्ट हैं आपके छोटे छोटे, उनको 10 से 15 मिनट में निपटाएंगे। ठीक ना। आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ आ गई तो आपको क्या लिखना है। अगर आपको जैसे आप शॉर्ट नोट बता रहे हो, ट्राइबल्स पे आ गया, ट्राइबल रिवॉल्ट पे, आप ये नाम डालो। उसके बाद से हिंदू एसेटिक मतलब हिंदू सन्यासी थे, उसमें नागा और गिरी तरीके के 2 सन्यासी होते थे, वो अपने पास रखते थे, वेपन्स रखते थे, आर्म्स रखते थे, छोटे छोटे त्रिशूल हो गया, तलवार हो गया। अंग्रेज क्या करते हैं, उनको 70 के आसपास उनको रोकते हैं अपने रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए, वो रिवॉल्ट कर देते हैं। ये सन्यासी रिवॉल्ट हो गया। अगर सन्यासी रिवॉल्ट पूछ दिया तो ऐसे लिखोगे कि आपके बंगाल साइड में हुआ था। और सन्यासी क्या थे, यही सन्यासियों का फोटो है। हिंदू एसेटिक, एसेटिक वो होते हैं जो कि भगवान में अपने आप को समर्पित रखते हैं, लेकिन 2 तरीके के होते हैं। एक गिरी सन्यासी होते हैं जो कि शादी कर लेते हैं, तो वो गृहस्थ आश्रम में आके, गृहस्थ जीवन में आके भगवान में समर्पित रहते हैं। और एक होते हैं नागा, जो कि शादी ब्याह नहीं करते हैं। आप देखे होंगे नागा, ठीक, कुंभ वगैरह तो देखे ही होंगे पिक्चर, कोई नई चीज़ तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। दे नो फॉर द विजिटिंग होली प्लेसेस, वो होली प्लेसेस जो थे वहाँ जाते थे, जैसे कुंभ में आते हैं, कहीं जाते थे। दूसरा, दे ऑलवेज हैव सम आर्म्स, कोई तलवार कोई त्रिशूल हमेशा रखते थे। तो अंग्रेज क्या करते हैं, ये भी मना करते हैं और ये भी मना करते हैं, या आप फालतू का हथियार नहीं रखोगे। उनको डर था भाई कल को ये रिवॉल्ट कर जाए, कुछ कर जाए, हमें मार दे, और ये इसी यही रीजन बनता है। तो ये शुरुआत है, 1770 की बात हो रही है, ठीक, जस्ट बक्सर के बाद की बात है। ये लोग हैं 1717 ब्रिटिशर्स इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट एक्टिविटी एंड दे वर नॉट अलाउड टू विजिट द होली प्लेसेस एंड सच दे रिटेलिएट बाय द ऑर्गेनाइज्ड रेड ऑन द कंपनीज फैसिलिटीज। इसकी कहानी ये है कि ये लोग सन्यासी लोग जाते हैं, वहाँ की जो कंपनीज फैसिलिटीज़ मतलब होता है जहाँ पर उनके ऑफिशियल वगैरह रहते हैं या जिनकी जो फैक्ट्री होगी, अटैक करते हैं। फिर वहाँ से कुछ मारपीट के लोग भागते हैं, इनके पीछे वो बंदूक लेकर भागते हैं। फिर जंगल में भागते भागते ऐसा सीन आता है कि गोली खत्म हो जाती है अंग्रेजों की तो सन्यासी घूमते हैं, बोलते हैं हमारा टर्न तो फिर सन्यासी इनको दौड़ाते हैं। ये उस टाइम का एक रिवॉल्ट है। दूसरा है फकीर अपराइजिंग, उसी टाइम का हुआ था, बस ये मुस्लिम थोड़ा इसका कॉनोटेशन था क्योंकि इसमें मुस्लिम लोग इन्वॉल्व थे, तो ये भी वहीं पर हुआ था। कभी बाद में ये दोनों लोग कोलैबोरेट करके भी पिटाई किए हैं, ये दोनों लोग कोलैबोरेट भी किए हैं, सन्यासी और फकीर, ये दोनों लोग मिलकर भी
किए हैं। अब इसमें क्या है आपका, ये पॉइंट्स आ गए आपके रिलीजियस मेडिकन्स। मेडिकन्स क्या होते हैं, जो कि आपके गाना गा के वो नहीं मांगते हैं, भीख। भीख तो नहीं बोल सकते, भीख इज अ डेरोगेटरी वर्ड, मतलब थोड़ा गलत वर्ड लगता है, बट वही लोग मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। तो सन्यासी टाइप की भी, ये मुस्लिम सन्यासी रहते हैं, जो फकीर अपराइजिंग है, 76 का है। और वो जो सन्यासी रिबेलियन था वो 1770 का था, याद है ना? तो 6 साल का डिफरेंस है, ठीक। और दोनों ही बंगाल का एरिया है। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ बंगाल, ब्रिटिश अथॉरिटी पुट मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फकीर्स, ठीक। एज सच लीडरशिप ऑफ, अब ये लिख लीजिएगा, मजनून शाह, बस यही इतना है। इस रिवॉल्ट में आपको आ गया, फकीर अपराइजिंग आ गया, कहाँ पे हुआ था, ये बंगाल साइड में हुआ था। रिलीजियस मेडिकन्स होते थे, मजनून शाह थे, इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया, इनके मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया, ये रिवॉल्ट कर गया। कहानी बस इतनी खत्म। और हर रिवॉल्ट का एक ही अंत हुआ है, मारपीट के शांत करा दिया गया है, ठीक। हर रिवॉल्ट का एक ही अंत हुआ है, तो उसमें आपको सोचना ही नहीं है। अगर कोई रिवॉल्ट सक्सेसफुल हुआ होता तो ब्रिटिश कहाँ रहते तब, ठीक। तो वो तो सोचना ही नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आनंद मठ एक बुक थी, इसके बारे में पता है ना? तो अगर आप सन्यासी रिवॉल्ट लिख रहे हैं तो उसमें लिख देंगे आनंद मठ थी। उसमें बंकी चंद चट्टोपाध्याय या चटर्जी जो थे उन्होंने लिखा था। इसमें क्या, देवी चौधरानी और एक भवानी पाठक, ये दो लोगों का नाम है। और चिराग अली जो थे वो आपके फकीर अपराइजिंग वाले बंदे थे, उसके सपोर्टर थे। इन तीनों लोगों ने मिलकर काफ़ी सपोर्ट किया था सन्यासी रिवॉल्ट और फकीर अपराइजिंग को। तो आप मान लीजिए आपको पूछ दिए सन्यासी रिवॉल्ट, सन्यासी के साथ फकीर अपराइजिंग लिख दीजिए, मजनून शाह लिख दीजिए, और साथ में ये तीन लोगों का नाम लिख दीजिए कि दे वेर द सपोर्टर ऑफ दिस अपराइजिंग। और ये बुक का नाम लिख दीजिए आनंद मठ, जिसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने या चटर्जी ने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, ठीक। एक और है नील दर्पण है। नील दर्पण में क्या है खास बात, नील आंदोलन का उसमें लिखा गया, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब इसमें यही सब पॉइंट है, आप देख लीजिए, सब मैं बता दे रहा हूं। अरे कमान यार, देवी चौधरानी हो गई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गए, आनंद मठ हो गया, आपका चिराग अली हो गए, भवानी पाठक हो गए, देवी चौधरानी अगेन हो गई। देवी चौधरानी का पाठक जी का ये है कि देवी चौधरानी जो थी 13-14 साल की उम्र उनकी शादी हो गई थी। इनके माँ बाप मर जाते हैं, अभी गौना नहीं हुआ होता। गौना समझते हैं ना, गौना समझते हैं आप लोग, कि शादी के कुछ दिन बाद लड़की जाती है। इनके माँ बाप का देहांत हो जाता है, अपने ससुराल में जाती हैं, तो इनके ससुर स्वीकार करने से मना कर देते हैं, जो भी रीजन हो। तो बाद में भवानी पाठक इनको स्वीकार करते हैं कि आज से तुम मेरी बेटी की तरफ हो, ठीक। तो इनको पालते हैं। बट भवानी पाठक क्या थे, ये डकैत थे ठीक। तो ये भी एक्चुअली में एक डकैत बनती हैं। तो ये डकैत थे कैसे, जैसे रॉबिन हुड नहीं था कि रिच लोगों को रॉब करना, पुअर में डिस्ट्रीब्यूट करना, सच काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। और देवी चौधरानी भी उनके साथ इन सब चीज़ों में रहती हैं। तो इट्स नॉट लाइक वो जो फिल्मों में सोचते देवी चौधरानी वैसी चौधरानी नहीं थी, ठीक। ये बस स्टोरी में क्लास बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। बाकी आपको लिखना क्या क्या है, आपने सन्यासी लिखा 1770, साथ में फकीर 1776, फिर उसके बाद से नीचे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कि हाँ ये हिंदू एसेटिक थे, नागाय और आपके गिरी सन्यासी, वो आपको उसमें है कंटेंट में। यहाँ फकीर में लिख दिएगा कि मजनून शाह थे। क्षेत्र लिख दीजिएगा, एरिया, या फिर इंडिया का मैप या बंगाल का मैप बना दीजिएगा, जैसे कि बना दिया आपने, मैं पिछले क्लास में बनाया था ऐसे ऐसे करके, ठीक। यहाँ से आपका निकल गया, यहाँ से सिक्किम आ गया, फिर ऐसे करोगे आप, ऐसे आ जाओ सीधे नीचे। आज तो अच्छा बन जाओ भाई ठीक, ऐसे बन गया। दिखा देना कि इस एरिया में हुआ था फकीर अपराइजिंग, आधा पेज आपका कवर हो गया, ठीक। और उसके बाद से तीन लोगों का नाम, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, और ये बुक का नाम। ये क्या होती है, पनीर के टुकड़े हैं। इससे क्या जान जाएगा एग्जाम में, कुछ नहीं, बस ये है कि हाँ आपने टॉपिक पढ़ा है और मेरे काम की चीज दिख गई। वो देखते ही मार्क्स देगा, यही देख के नंबर देगा। और ये आप कभी भी आधा पेज से ज्यादा कवर मत करना, वरना उसको लग जाएगा इसको आ नहीं रहा है, चीट कर रहा है, ठीक। उतना ही चीट करो जितने में आपका काम बन सके। और ये चीज आपको 100% बता रहा हूँ एक्स्ट्रा मार्क्स देगी। 2-3 चीजें गायब मत करना, कभी भी पीओके गायब मत करना, इंडिया में इंक्लूड रखना, ये गुजरात वाला कोना सही रखना, और उसके बाद से इधर का अपना ये सिक्किम और ये जो एरिया है। बाकी तुम नक्शा टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहे वैसा बना दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक। समझ रहे हो आप, फीलिंग समझ रहे हो ना, भावनाओं को, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। पागलपंथी विद्रोह है, करम शाह थे, नॉर्दर्न बंगाल में हुआ था। ये सब, ये जितने बता रहा हूँ सब ईस्ट के हैं, मतलब बंगाल के या फिर अपने इधर के बिहार साइड के हैं, ठीक। इसमें भी देख लीजिए, नॉट टू पे टैक्सेस। इनके बेटे थे टीपू, वो बोलते हैं अपने समर्थकों से कि आप लोग टैक्सेस नहीं पे करोगे। बस ये था पागलपंथी, 1830 में होता है, ये भी मार खा जाते हैं। अहोम रिवॉल्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। वर्मा वार होता है, ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हम अभी आए हैं यहाँ पे, वर्मा वार हो जाएगा फिर हम चले जाएंगे।
जब वर्मा वार हो जाता है फिर वो बोलते हैं कि काम करो असम को भी मिला लो तो अपनी जबान से पलट जाते हैं। तो असम में रिवॉल्ट होता है, फर्स्ट वर्मा वार के बाद से होता है। और इसमें गोमधर कुंवर, अब देखिए मैंने ये यहाँ पनीर के टुकड़े काफ़ी हाईलाइट किए हैं, ठीक। ये आपको याद रखना, डेट हो गया, फर्स्ट वर्मा वार हो गया, गोमधर कुंवर हो गया, और बाद में ये राजा बनाए जाते हैं। इनका नाम भले में ही मत रखो, बट ये मान लो यहाँ इस रिवॉल्ट में अंग्रेज बाद में बैकफुट पे आए थे और इनको एक्सेप्ट कर लिए थे, मतलब इनको सत्ता दे दी थी असम की। तो ये असम का है अहोम रिवॉल्ट। इसमें क्या क्या आएगा आपका, फर्स्ट वर्मा वार के टाइम पे उन्होंने बोला था कि वी विल मतलब इवैक्यूएट दिस प्लेस आफ्टर द वॉर, बट नहीं होता है। वो चाहते हैं इनकॉपरेट करना, दे अटेम्प्टेड टू इनकॉपरेट द अहोम टेरिटरी इनटू द कंपनीज टेरिटरी। वो चाहते हैं अहोम साम्राज्य को कंपनी साम्राज्य में मिला लेना, ठीक। उसी पर रिवॉल्ट होता है, गोमधर कुंवर उसके लीडर रहते हैं। और बाद में क्या होता है कि कंपनी बैक फायर हो जाता है, तो कंपनी बैक हो जाती है और इनको बनाया जाता है महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र। PNP लिख लेना, क्या हो गया MPSN, सिंह तो कहीं लगा दो, हर राजा का सिंह लगा देना, ठीक ये सब नाम याद नहीं होते हैं, बस 4 नाम याद रख लेना, पुरंदर, धीरेन्द्र, सिलेंद्र, नाम हो गया। सॉरी मैं इतना कैजुअल बोल रहा हूँ, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार आपको नाम नहीं याद रहता है, तो वहाँ स्मार्ट वे में महाराजा आगे लगाना और बीच में सिंह, और बीच में पुरंदर या धीरेन्द्र कोई भी अगर चल जाता है, थोड़ा स्मार्ट वर्क में। हाँ अब एकदम वो मत, गोमधर कुंवर इंपॉर्टेंट नाम है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब इसको मत बोल देना कि ये अफगान वार के बात कर दिए, कोई लॉजिक नहीं, अफगान इधर है असम उधर है, तो इतना बड़ा चीट भी मत कर दे रहा है, ठीक। आपका आ गया कोल म्यूटनी, ये थोड़ी बड़ी थी, ये भी अपना इसी एरिया में थी, छोटा नागपुर प्लाटू, ठीक। ये एक्चुअली में शायद एक बार पूछा भी है बिहार के, मैं कहीं कॉपी में देखा था, बिहार के जो अपने हैं, बिहार झारखंड का जो है, उसमें कोल हो गया, एक है ताना भगत, और एक आपका बिरसा मुंडा, और एक संथाल। ये 4 मैंने पढ़ा है मतलब बुक्स में, बट आपके सिलेबस में, हाँ जी किसी ने कुछ कहा, तो आपके सिलेबस में ये है। ये रांची सिंहभूम का एरिया, हजारी पलामू का, इसमें क्या होता है, सेम वही जो लार्ज एरिया था, ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम द कोल हेडमैन टू द आउटसाइडर, सेम वही है। जमीन का मैटर बताया था, ट्राइबल्स में क्या हुआ था, जमीन का मैटर आ गया। बाकी इसके पीछे देख लीजिए, ये एक्चुअली ट्राइबल रिवॉल्ट नहीं था, ये ट्राइबल रिवॉल्ट में आ गया है, बट एक्चुअली वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट था, होम प्रिंसली स्टेट, वहाँ का रिवॉल्ट था। बाकी जो है आप उठाइए पागलपंथी में, इसमें भी क्या था कि उनका कहीं न कहीं उनके रिलीजियस सेक्ट में वो इंटरफेयर किए थे। इसके पीछे आएगा, इसमें क्या था, उन्हीं के लाइफ स्टाइल और रिलीजियस सेक्ट में कहीं किए थे। तो ये सब रिवॉल्ट हैं छोटे छोटे, बेसिकली ये सब तो आ जाते हैं आपका पीजेंट और कॉमन पर्सन के रिवॉल्ट में। ट्राइबल रिवॉल्ट आपका कोल से है, ये ट्राइबल रिवॉल्ट एक्चुअल ट्राइबल रिवॉल्ट है। अब इसमें एक हो गया आपका ये पनीर का पीस हो गया, ये ना एरिया आना चाहिए। अब इसमें खास बात बता रहा हूँ, अगर आपका पूछ दिया है छोटा नागपुर प्लाटू, ये आपके बुद्धू भगत हो गए, इसके लीडर थे बुद्धू भगत, ठीक। इसमें आपका क्या करिए, आप चुपचाप एक बिहार का मैप बना दीजिए, क्योंकि बिहार का मैप कोशिश करूंगा मैं, देखता हूँ हो पाता कि नहीं। आप ऐसे करके ऐसे जाइए, यहाँ पे एक छोटा सा मैं देखा था निकला था कुछ, और फिर इधर आ गए, और यहाँ से गंगा जी निकल गई, ठीक। और नीचे झारखंड का एरिया आ गया, ठीक। या तो इंडिया का मैप बना के दिखाइए, या फिर दिखा दीजिए कि इस एरिया में या फिर इस एरिया में, जो भी आपका एरिया है, इस एरिया में यहाँ रिवॉल्ट हुआ था, कोल रिवॉल्ट। ये मतलब गंदा ना लगे, सही से हो जाए। ये बिहार का मैप थोड़ा अच्छा बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। मैप आप डालिए, हर जगह डालिए मैप, ये सब कवर करने का तरीका होता है, ठीक। इसमें दूसरा बुद्धू भगत हो गए, और हाँ खास बात था कि इन्होंने करीब कई हजार, मतलब 2-3 हजार के आसपास आउटसाइडर को मारा था, इसलिए कोल रिवॉल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। इन्होंने मार के फिर जला भी दिया था उन लोगों को, ऐसा किया था, खतरनाक तरीके का था, वायलेंट था ये काफ़ी। तो ये बस है, बाद में इसको भी सप्रेस कर दिया जाता है। अगला आते हैं खासी अपराइजिंग। खासी पता है कहाँ है, कहाँ है खासी, गारो खासी जयंतिया, ठीक। ये वहीं की अपराइजिंग है। इसमें भी नाम है आपका ब्रह्मपुत्रा वैली सिलहट, इसके बीच में रेल वो करना चाहते हैं, पुल बनाना चाहते हैं, रोड बनाना चाहते हैं ब्रिटिशर्स। तो उस पर होता है कि बाउंड्री बुल्ले रोड, और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। बाहर के लोग आएंगे तो क्या होगा, आपका कल्चर हो गया, आपका कस्टम हो गया, आपकी लाइफ स्टाइल कहीं कहीं पे हिंडर होगी, मैटर होता है, झगड़ा होता है, और फिर उसके से ट्रेडिशनल लाइफ डिस्टर्ब। ये पनीर का टुकड़ा, तीरथ सिंह नाम हो गया, ये एक पनीर का टुकड़ा। और आपका एक और होंगे, हाँ ये 3 ट्राइब, गारो, सिंगपो एंड खामतीस। इसमें खास बात था, गारो और खासी हैं, जयंतिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है। प्री में वैसे पूछ सकता है जयंतिया, मेंस में तो नहीं पूछेगा, लेकिन कभी लिखिएगा तो गारो खासी दोनों लिखिएगा। खासी रिवॉल्ट में गारो और खासी दोनों इन्वॉल्व थे,
शॉम्पेन भी थे, शिंगपोन या शैम्पेन बोलते हैं इनको, शिंगपोन बोलते हैं, शॉम्पेन तो नहीं है, शॉम्पेन आई थिंक अंडमान में है, यहाँ पर नहीं है वो। ठीक, तो ये हो गया। पाइका रिवेल, पाइका क्या था, ओडिशा में थे, खुर्दा का जो थे, खुर्दा ओडिशा, वहाँ के राजा के अंदर ये मिल्टिया लोग थे, इन लोगों को लैंडेड मिल्टिया टाइप में थे, इन लोगों को दिया गया था ज़मीन, आप टैक्स फ्री ज़मीन पर रहिए और बाद में लड़ाई झगड़े के टाइम पर राजा के लिए सपोर्ट करिए। इन लोगों का क्या होता है कि इनका रेंट फ्री जो स्टेट रहता है उसको अंग्रेज खत्म कर देते हैं, बोलते हैं पैसा दो। देखिए रेंट फ्री स्टेट ऑफ पाइका यह हटा दिया जाता है। बख्शी जगदीश बंधु, तो ये पनीर का टुकड़ा, ये पनीर का टुकड़ा, ये पनीर का टुकड़ा, 3 पनीर के टुकड़े आ गए। और इनका नेचर क्या था कि इनका, हाँ, ट्रेडिशनल लैंडेड मिल्टिया, ये भी एक आएगा, अगर आप देखेंगे ये वर्ड आने चाहिए, ट्रेडिशनल लैंडेड मिल्टिया। ठीक, खुर्दा के राजा हो गए, ओडिशा असम में हो गया, ये सब आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, ब्रिटिशर्स रिवोक द रेंट फ्री स्टेट ऑफ द पैकास, ये खत्म कर दिया। जगदीश बंधु थे, अटैक होता है, ये लोग मार पिटाई करते हैं। इवन बाद में ऐसा होता है कि जब छिपते हैं तो जाके पुरी के उसमें छिप गए रहते हैं, पुरी के मंदिर में। बाद में अंग्रेज सबक सिखाने के लिए पुरी का जो वो रहता है पुजारी, उसको फांसी चढ़ा देते हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली सब सारे रिवॉल्ट सप्रेस हुए हैं। तो पाइका को अभी रिसेंटली मुद्दा भी उठा था 2-3 साल पहले, बीजेपी वाले बोल रहे थे कि पाइका को फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस घोषित किया जाए। ये 1817 में हुआ था, 57 से पहले। वो तो अभी तक हुआ नहीं, ऑफिशियली तो नहीं हो पाया, बट इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट, इसलिए आपको याद रखना है। और ये ट्राइबल रिवॉल्ट नहीं था, याद रखिएगा, दिस वॉज नॉट द ट्राइबल रिवॉल्ट। ये लोग ट्राइबल लोग नहीं थे, देख रहे हो ना आप, वेल ऑर्गेनाइज इन लोग की आर्मी थी। ये लोग लैंडेड मिल्टिया लोग पहले से ही थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले। ठीक, खुर्दा के राजा के अंडर में थे। चुआर अपराइजिंग, मिदनापुर बंगाल। ठीक, ग्रेट फेमाइन आया था, आपको याद है 73 में, आपको याद है 73 के बाद से 73 से 76 तक काफ़ी फेमाइन आया था। ठीक, वो पूरा एक दशक ही जो था, एक दशक में आपके अराउंड 10 मिलियन लोग मरे थे। ठीक, काफ़ी अच्छा फेमाइन आया था। तो उसके बाद से क्या होता है, बाद में लोग लैंड रेवेन्यू बढ़ा देते हैं, वहाँ के लोग ऑलरेडी बहुत झेल रहे होते हैं, लैंड रेवेन्यू का जब वो बढ़ता है तो वो लोग अपराइजिंग कर जाते हैं। बस यही है, इसमें कुछ ऐसा नाम तो खास नहीं है, इसमें किसी का नाम नहीं है। रीजन बस बता दीजिएगा, बिकॉज ऑफ द फेमाइन, मतलब फेमाइन के कारण वहाँ पे कंडीशन खराब थी, बाद में टैक्स बढ़ाया गया और तो लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। चुआर अपराइजिंग या छुहार अपराइजिंग बोलते हैं। कोंड आपका एक मरीहा, ये अब देखिए पनीर का टुकड़ा आ गया। मरीहा जो है एक पद्धति थी, पद्धति नहीं मतलब एक सेक्रीफाइस करने वाला सिस्टम था, रिलीजियस सिस्टम। इसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया जाता था, इंसानों की नर बलि जो होती है, नर बलि जिसको बोलते हैं वो होता था। तो अंग्रेज इनको जाते हैं, बोलते हैं कि आप मत करो ये सब कस्टम में इनके, मतलब कि कहीं के वो कस्टम सही था गलत था, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। अगर वो क्रिटिसिज्म में आएगा तब हम बोलेंगे हाँ ये तो गलत था। कोई क्रिटिसिज्म में पूछेगा सोशल रिफॉर्म में क्रिटिसिज्म क्या क्या था, इंडियन सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स थी, तो आप बोलोगे कि सती प्रथा में गलत था, या विडो रीमैरिज जो था ये नहीं हो पाया, गलत था, विडो के साथ गलत ट्रीट किया जाता था, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड किया जाता था, या फिर कम एज में शादी हो जाती थी। ये सब हमारी समाज में कुरीतियाँ थी। बट पॉजिटिव में देखोगे तो हाँ ब्रिटिशर्स ने इसको रोकना चाहा। और ये क्या था, ये कहीं न कहीं सोसाइटी में इंटरफेरेंस था, रिलीजियस सोशियो रिलीजियस इंटरफेरेंस था। तो काम तो अच्छा था, बट हमारे लोगों ने सोचा कि गलत है। तो वैसे कौन लोग तो गलत ही कर रहे थे, मतलब इंसान को मार देना, समझ रहे हो आप, तो वो करते थे। बट इनको लगा कि हमारे कल्चर में इंटरफेरेंस है तो रिवॉल्ट कर जाते हैं। ठीक, इनमें चक्रा बिसोई के नाम याद रख लेना, एक पनीर का टुकड़ा एक हो गया, एक ये हो गया, बाकी डेट हो गया। नियामा हिल ओडिशा, नियामगिरी हिल जो है, नियामगिरी हिल ओडिशा में है, ये ओडिशा की कोंड जनजाति थी, ये भी है। तो कोंड हो गया, कोल हो गया, चुआर हो गया, और कौन सा था एक और, सन्यासी ट्राइबल रिवॉल्ट नहीं था, वो सन्यासी और पीजेंट रिवॉल्ट में आ सकता है। अपराइजिंग, सारी अपराइजिंग है नॉर्थ की अपराइजिंग है, मैं एरिया वाइज बता रहा हूँ, ये नॉर्थ की है। अब आपका फराजी है, ये भी कोई वो नहीं है, ट्राइबल रिवॉल्ट नहीं है। हाँ जी, प्री में आप कहीं पूछ सकता है, या अगर आपसे अपराइजिंग का नाम बता रहा है, मैं आपको 12 नाम बता रहा हूँ, आप इसमें 2-4 भी लिख दे, काम चल गया आपका, हम इसलिए बता रहे हैं। तो फराजी में भी है आपके हाजी शरीयत वल्लाह थे, दादू मियाँ थे, और ये अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, बस इतना याद रखिएगा, आउटसाइडर को भगाना चाहते थे, जमींदारों पीजेंट का जमींदारों की वजह से जो पीजेंट का एक्सप्लॉयटेशन था उसके अगेंस्ट थे। तो ये कोई वो ट्राइबल रिवॉल्ट नहीं है। संथाल अपराइजिंग, ये आपके काम का है, ये अभी छोटी स्लाइड है, मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा स्पेशल, फिलहाल इसमें देख लीजिए। ये भागलपुर और राजमहल हिल, यहाँ पे आपको बनाना ही पड़ेगा मैप। अगर सीधे ये पूछता है तो एक बनाइए अपना मैप, और देखिए भागलपुर आपको पड़ता है ईस्ट में, शायद पड़ता है साउथ ईस्ट में, बिहार के साउथ ईस्ट पार्ट में पड़ता है ना, इस साइड शायद पड़ता है। अगर बिहार का मैप ऐसे ऐसे है तो शायद यहाँ कहीं पड़ता है भागलपुर। तो भागलपुर से छोटा नागपुर राजमहल हिल कहाँ पड़ेगा, नीचे पड़ेगा, यहाँ पे यही एरिया है ना, ये झारखंड का एरिया है। तो ये एरिया बनाइए, यहाँ झारखंड का भी मैप बना दिए चाहे तो,
और ये बताइए राजमहल हिल एरिया हो गया, यहाँ पे संथाल थे, यहाँ पे लिख दीजिएगा राजमहल हिल, रुक जाइए, यहाँ पे लिख दीजिएगा राज MAHAL राजमहल हिल, ठीक। और जी हाँ, राजमहल की पहाड़ी जो है ये एरिया लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा संथाल यहाँ पे थे, और इसके दामने कोह हो गया, जिस क्षेत्र में रहते थे उसको दामने कोह बोलते थे, ठीक। उसके बाद से दूसरा क्या, सिद्धू कानू थे, इसमें दिक्कू बोलते थे आउटसाइडर को। ये सब चीज़ें आपके यही टुकड़े हैं, ठीक। इन्होंने क्या किया था, ये हैंड इन ग्लव्स लिखा है, इसको मैं जो असली भेजूंगा उसमें पता चलेगा कि बिकॉज ऑफ द करप्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, एक्सप्लॉइटेशन था, फिर इनको जब वो बनाया जाता है, आपका रेलवे बनाया जाता है, तो इनको बेगारी करवाई जाती है, ये सारे मुद्दे थे वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। और ये आपका मुंडा, हाँ, इसको क्या बोलते थे, इस ट्राइबल रिवॉल्ट को क्या बोलते थे, एक नाम था इस ट्राइबल रिवॉल्ट का, हुलू या उलू कुछ नाम था, नहीं उलगरान था वो, इसका भी नाम एक था, 1 मिनट, हुलू शायद नाम था, हाँ, उसको बोलते थे हुल, HOOL हुल। हुल नारा था, लेकिन ट्राइबल रिवॉल्ट में अगर नाम आ गया तो हुल आपको लिखना है, उलगुलान वहां पे लिखना है, ठीक। उसमें उलगुलान और इसमें हुल, ठीक। अब ये आ गया संथाल अपराइजिंग हो गया, संथाल तो निपट चुका। बिरसा मुंडा हो गया, इसको उलगुलान बोलते थे, ये आपको वर्ड आना चाहिए, और इसका उलगुलान बिरसा हो गया। फिर सेम वही है कि द सिस्टम ऑफ द कॉमन लैंड होल्डिंग, क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द, जो मैं बताया था ट्राइबल्स की कॉमन लैंड होल्डिंग का सिस्टम होता था, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, यूरोपियंस आए, लैंड रेवेन्यू का मैटर था, करप्शंस था, और आइडियल मुंडा, हाँ मुंडा जो थे, मुंडा ने एक आइडियल जस्ट सोसाइटी, मतलब जस्ट मतलब वही जिसमें काफ़ी ओपननेस हो, इगलिटेरियन सोसाइटी हो, वैसा बनाने की कोशिश की। ये आपके 12 रिवॉल्ट हो गए नॉर्थ के, ईस्ट के, अब ये नॉर्थ के रिवॉल्ट है, ठीक। नॉर्थ में आपका वहाबी मूवमेंट और कुका मूवमेंट, नॉर्थ मतलब पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। वहाबी क्या था, ये रिवाइवलिस्ट था, मैं पिछली क्लास में बताया था शायद, रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट में डिफरेंस, अच्छा आप लोगों ने दूसरी क्लास में तब बताया होगा। रिवाइवलिस्ट वो होते हैं जो चीज़ों को फिर से जो पुराने जगह पे था वहीं पे ले जाना चाहते हैं, वो रिवाइवल करना चाहते हैं, और रिफॉर्मिस्ट वो होते हैं रिफॉर्म करना, मतलब किसी चीज़ में कमी है आपके रिलीजन में, उसको रिफॉर्म करना। जैसे राजा राम मोहन राय क्या थे, वो रिफॉर्मिस्ट थे, वो चाहते थे हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म आए। ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, ये लोग क्या थे, रिफॉर्मिस्ट थे। और वहीं पर अपने दयानंद सरस्वती जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, वो रिवाइवलिस्ट थे, वो बोले कि वेदों की ओर चलो। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर रिवाइवलिस्ट चीज़ गलत हो, बट एक बात याद रखिएगा, समय के साथ सुधार की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आप फिर उसको घड़ी को उल्टा करके पीछे जाओगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो सुधार वाला काम हो। हम फिर से आज के 200 साल बैक चले जाए, हम बोले सती प्रथा अच्छा था, अच्छा तो था नहीं, तो वो रिवाइवलिस्ट में कहीं कहीं गलत चीज़ हो गया। तो ये रिवाइवलिस्ट थे, और ये अब्दुल वहाब था सऊदी अरेबिया का, उससे इंस्पायर थे। वहाब जो एक बोला जाता है ना, वहाबी थिंकिंग, इस्लाम में बोला जाता है वहाबी थिंकिंग, ये वहाबी थिंकिंग यहीं से आती है। ये प्योर जो इस्लाम था उसकी बात करते हैं, कैसे प्योर ऑर्थोडॉक्सी इस्लाम होता है जिसमें वुमेंस के राइट कर्टेल कर दिए जाते हैं, 9 साल की लड़की जो होती है उसको बालिग मान लिया जाता है, उसका निकाह हो सकता है, ये सब अकॉर्डिंग टू शरिया है। ईरान में आज भी 9 साल की लड़की को बालिग मान के उसकी शादी हो जाती है, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये पुराने ऑर्थोडॉक्सी चीज़ में जा रहे हैं, ये रिवाइवलिस्ट थी। और ये भी कुका मूवमेंट भी कहीं ना कहीं एक प्योरिफिकेशन कैंपेन था, ये भी रिलीजियस प्योरिफिकेशन कैंपेन था। ये सिखों का था, ये मुस्लिम्स का था। 2-3 नाम याद रख लेना इसमें, इस्लाम में ये सैयद अहमद थे और अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरेबिया। सैयद अहमद चालू किए थे रायबरेली के, और अब्दुल वहाब से इंस्पायर थे, और ये रिवाइवलिस्ट था। इसमें देखिए भगत थे, भगत जवाहर मल, अंडरलाइन करता हूँ, भगत जवाहर मल, ठीक। ये जैसे ये इसके मतलब प्रोपगेट किया था इन्होंने वेस्टर्न पंजाब में। ये अंग्रेजी जो क्रिश्चियनिटी जो वो कल्चर फैल रहा था उससे लोगों को वापस लाना चाहते थे, प्यूरिफाई करना चाहते थे। तो इट वाज ए रिलीजियस प्यूरिफिकेशन कैंपेन। बट लेटर द एनेक्सेशन ऑफ द पंजाब इन 1849, बताया था 1848 में क्या होता है, पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है, सेकंड पंजाब वार होती है। ये सिलेबस में आप लोगों के नहीं होगा मेंस में, बट आप लोगों को पता तो होगा ना, हाँ सबको समझ में आ रहा है ना, आप लोग मेंस वाले हो। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तब, ठीक। तो वहां पर होता है, और ये रिलीजियस प्यूरिफिकेशन होता है, तो वो बाद में वही सेम चीज अंग्रेजों के अगेंस्ट चली जाती है। वेस्ट में आपका कौन सा एरिया आता है, आपका गुजरात हो गया, राजस्थान, गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया,
और कर्नाटका वगैरह, गोवा वगैरह एरिया आता है। उसमें एक भील अपराइजिंग होती है। भील अपराइजिंग आपका वेस्ट गुजरात, राजस्थान इस एरिया में रहते हैं। और कोली अपराइजिंग, कोली अलग है, कोली वॉज ए फिशरमैन कम्युनिटी। और एक कोल अपराइजिंग बताया हूँ, झारखंड में कोल अपराइजिंग हुआ होता है, वो डिफरेंट था, और कोली डिफरेंट है। ये फिशरमैन कम्युनिटी थी, इनके वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स और जो छोटे छोटे फोर्ट्स से बनाए रहते हैं वहाँ पे, जहाँ पे अपना ये सारा बिजनेस कर रहे होते हैं, उन सब का डिस्ट्रक्शन करते हैं अंग्रेज। उनसे पैसा लेते हैं, क्योंकि फिशिंग भी एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है पैसा कमाने की, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। ये कोली अपराइजिंग होता है। ये भील अपराइजिंग है, इसके लीडर सेवाराम थे। ठीक, भील खानदेश, खानदेश एरिया वही एमपी के बाद का एरिया बोला जाता है। ठीक, वेस्टर्न घाट इन द रिवॉल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ सेवाराम। ठीक, ऑक्यूपेशन ऑफ खानतीज एरिया, ये खानदेश होगा खानटीज हो गया है एरिया। इकोनॉमिक हार्डशिप, सबका वही रीजन था, इकोनॉमिक रीजन था या फिर इंटरफेरेंस था। आगे आते हैं रामसोई अपराइजिंग, ये भी वेस्टर्न घाट का है। दे वर रिकंसाइल्ड विद ब्रिटिश। बाद में क्या होता है, जैसे कि क्या था कि अंग्रेजों का यह था कि जो मान गया उसको कुछ थोड़ा बहुत निगोशिएट करके मना लेते थे, और जो नहीं माना उसको मारपीट के मना लेते थे। फिर रिकंसिलिएट करते हैं। इनिशियली दे रिवॉल्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह। ठीक, तो जहाँ कहीं भी राजा हो चित्तूर सिंह का नाम ले लेना। अगेन दे रिवॉल्टेड अंडर 1839 आफ्टर डिपोजिशन ऑफ राजा प्रताप सिंह ऑफ द सतारा। सतारा का आपको याद है, ठीक, एनेक्सेशन वगैरह होता है, तो उस टाइम के फिर से रिवॉल्ट करते हैं, बट कूट कुटा के चुप हो जाते हैं सब लोग। ये सब क्या है, आपको बस नाम लिखना है। आप 12 लोगों का 12 पेज तो लिखोगे नहीं। अगर उसने पूछ दिया डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट, या पूछ दिया डिफरेंट सेक्शन में, तो आप क्या करोगे? आपने इंडिया का मैप बना दिया, जो बताया था आपको, ऐसे ऐसे करके ऐसे जाना है, यहाँ से आपका नेपाल छोड़ना है या सिक्किम उठाना है, फिर यहाँ से आपका बंगाल में बना के ऐसे खींच देना, फास्ट में थोड़ा और अच्छा बना लेना, और क्या दिक्कत है। और बता देना ये वेस्ट में ये हुआ था, नॉर्थ में बस 2 हुआ था, कूका और वहाबी, कूका एंड वहाबी। इधर लिख देना अपना, कोली हो गया, और आपका और कौन सा था, रामसोई हो गया, और अभी एक और लिख देना, गडकरी बता दूंगा, गडकरी लिख देना। 3 इधर हो गया। बाकी इधर जितने आपके नॉर्थ में हैं, आपका नॉर्थ का आपको पता ही है, संथाल हो गया, बिरसा, ये तो लिखना ही है, बिरसा मुंडा, संथाल हो गया, बाकी सन्यासी हो गया, फराजी हो गया, ये सब लिख देना। आपको 50 के 50 थोड़ा लिखने। ऐसे तो मैं बताऊँ, मैं अभी 12 किया हूँ, आप देखोगे तो हर गाँव में कहीं कहीं रिवॉल्ट हुआ होगा, तो अब सब जोड़ेंगे तो 100-150 रिवॉल्ट निकलेगा, उस पर एक अलग बुक लिखी जा सकती है। आपके काम की चीज़ें हैं, इसलिए बता दे रहा हूँ। आप मैप बनाइएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक, गडकरी रिवॉल्ट, नितिन गडकरी पता है सबको, ठीक, तो ये वही उसी फैमिली से रिलेट करते हैं। सेम वैसे जैसे आपके पैका थे, पैका आपके ईस्ट साइड में थे, ओडिशा में खोर्धा के राजा के यहाँ। ये लोग जो अपने शिवाजी, मतलब मराठा जो साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य में ये लोग एज ए गैरिशन वाले बंदे थे लोग, उसके मतलब हेरिडेटरी मिलिट्री क्लास हु गैरिशन द मराठा फोर्सेज। मराठा फोर्सेज को प्रोटेक्शन के लिए लोग रहते थे, मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए मराठा फोर्सेज जहाँ रुकती थी उसका गार्डिंग वगैरह करना, उन सब चीज़ों के लिए। तो ये लोग भी वही थे, मतलब आर्म्स एंड एम्युनिशन दे हैव सच काइंड ऑफ पावर। इनका भी वही होता है कि इनका जो है, इनका जो गैरिशन उसका डिसबैंडेड कर दिया जाता है, मतलब इनका काम खत्म कर दिया जाता है। ये बेचारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे भाई, किसानी खेती करने आता नहीं था, बंदूक चलाने आता था, मारपीट करने आता था, वही काम निकाल दिया तो क्या करेगा बंदा, फिर लोग जाते हैं अंग्रेजों से लड़ते हैं, इनको भी बाद में सप्रेस कर दिया जाता है। कोल्हापुर और सावंतवाड़ी, तो गडकरी वर्ल्ड याद रखना, नितिन गडकरी से। ये चारों वेस्ट के हो गए। साउथ पे आ जाइए, विजयनगरम, ठीक, ये विजयनगरम का एक बार द ब्रिटिश आफ्टर एक्वायरिंग द नॉर्दर्न सिरकार। नॉर्दर्न सिरकार एरिया कौन सा है, कहाँ पे नॉर्दर्न सिरकार किधर है? उड़ीसा के पास है, आंध्रा के ऊपर का एरिया। ये आंध्रा और उड़ीसा के बीच का जो एरिया आता है, जो चोला मंडल एरिया, जिसको कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। चोला का पहले वही एरिया था ना। मिडाइवल आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो, मिडाइवल एंशिएंट नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, बता देता हूँ आपको बता देता हूँ मैम, कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज़ की जरूरत नहीं है नहीं पढ़ना चाहिए वैसे भी। अरे यार एक मिनट, ठीक, जैसे आपका ये इंडिया का मैप, ये जो भी हो, ये साउथ, मतलब साउथ इंडिया का मैप मान लीजिए है ऐसे। तो ये आपका हो गया उड़ीसा, यहाँ पे हो गया आपका आंध्र प्रदेश का एरिया, ठीक, और यहाँ पे आपका तमिलनाडु का एरिया हो गया। तो पहले क्या था, ये हैदराबाद वाला एरिया था, ये सब हैदराबाद में आता था। तो ये जो एरिया है ना, इसको नॉर्दर्न, इसी में कर्नाटिक एरिया था, इसी को कर्नाटिक, जो बताया था सी से कर्नाटिक होता है ना, CARNATIC, कर्नाटिक था। और ये कर्नाटक अलग है। तो कर्नाटिक वार जो 3 हुए थे वो इधर हुए थे, ठीक, कर्नाटिक वार इधर हुए थे। तो कर्नाटिक एरिया ए है, ये वाला एरिया है, मतलब ये हो गया, फिर से बता रहा हूँ,
इंडिया को आम बना दे रहा हूँ, बहुत मार खाऊंगा। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है बट ठीक है, फिर देखते हैं। अब बन गया, थोड़ा सा लग रहा है ठीक। तो ये जो एरिया है इसको नॉर्दर्न सिरकार का एरिया बोलते हैं। ये आंध्रा के पास, आंध्रा ओडिशा के बीच का एरिया नॉर्दर्न सिरकार एरिया। इधर थे विजयनगरम, ये थे। यहाँ पर वही होता है कि उनके बाप से बोलते हैं 3 लाख रुपया दो ठीक। पहले तो ये साथ में रहते हैं, बाद में अंग्रेज बोलते हैं काम करो 3 लाख रुपया दो। डिमांड उनकी ऐसी रहती है, वो मना करते हैं, लड़ाई होता है, उनको मार देते हैं, फिर उनका बेटा उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करता है बाद में और ये मामला ख़त्म होता है। तो बस याद रखिएगा, साउथ के एक ये हो गया। दीवान वेलुथम्पी आपके केरला का जो एरिया है ठीक, त्रावणकोर बोलते थे ना उसको, त्रावणकोर एरिया, तो उधर के थे दीवान वेलुथम्पी। वहाँ पर भी अंग्रेज वही करते हैं। ये लोग पहले सपोर्ट किए थे जब टीपू सुल्तान को मारना था, तो टीपू सुल्तान के टाइम पे ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये सोचे कि हमारा दुश्मन है टीपू सुल्तान। और बाद में क्या होता है, जब काम निकल जाता है अंग्रेज बोलते हैं भाई तुम भी आओ बेटा इधर, तुम भी थोड़ा दो। तो उस टाइम पर दीवान वेलुथम्पी जो होते हैं उसके खिलाफ रिवॉल्ट करते हैं। एक और होती है नायर कम्युनिटी, केरला की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रॉस्पेरस कम्युनिटी है, ये लोग सपोर्ट करते हैं। और ये होता है बाद में वेलुथम्पी को लटका दिया जाता है मार के, और कोई भी उनको छूने नहीं जाता है। उनको ऐसे लटका दिया जाता है कोई उसको छुएगा नहीं, कई दिनों तक, महीनों तक उनकी लाश लटकी रहती है, सड़ जाती है, खत्म हो जाती है, कोई छूता नहीं है। अंग्रेज दहशत फैलाने के लिए काम करते हैं ठीक, टू इंस्टॉल द फियर अमंग द पीपल, लोगों में डर बैठाने के लिए बॉडी को लटका देते हैं। रंपा एक ट्राइब्समैन है उसी कोस्टल एरिया में जो आपका आंध्रा का एरिया है, रंपा रिवॉल्ट। बस नाम याद रखिए, जगह याद रखिए, कोस्टल आंध्रा हो गया ठीक, कोस्टल आंध्रा और आपका रंपा रिवॉल्ट, बस इतना याद रखिएगा। फॉरेस्ट रेगुलेशन ये ट्राइबल में आ जाएगा, ये फॉरेस्ट रेगुलेशन के अगेंस्ट था। अब आते, हाँ जी, हाँ सीताराम है जो, उसके बाद से है नेचर ऑफ अपराइजिंग, ये आपका है। इसमें जितने भी रिवॉल्ट हुए सबका नेचर बताया गया है कि क्या क्या था। आप देखिए सारे में कुछ ना कुछ कॉमन होता है कि मैसिव इन नंबर बट दे वर लोकलाइज, मतलब कि छोटे छोटे एरिया में थे। बहुत सारे रिवॉल्ट हुए ना, बहुत सारे रिवॉल्ट हुए, बट सब अगर एक साथ होते तो कुछ होता। वही था, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, तो यही लोग थे। ये क्या भाड़ फोड़ते बेचारे, सब छोटा छोटा करते हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन द लोकल ग्रीवेंसेज, जो वहाँ की लोकल ग्रीवेंसेज थे उसके बेसिस पे थे कि हमें किसी का रेंट फ्री स्टेट छीन लिया, किसी की जमींदारी छीन ली, किसी को एक्स्ट्रा टैक्स देने को बोला, किसी की जंगल हड़प ली, ये सब रीजन थे, तो लोकल ग्रीवेंसेस थे। इट वॉज सेमी फ्यूडल लीडरशिप, जितने भी एक्सेप्ट ट्राइबल छोड़ दीजिए तो बाकी जितने थे सबके सब कहीं न कहीं सेमी फ्यूडल थे। गडकरी क्या थे, इट वॉज ए फ्यूडल क्लास। आपके पैका क्या थे, फ्यूडल क्लास। आपके वेलुथम्पी क्या थे, इट वॉज ए फ्यूडल क्लास। समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेमी फ्यूडल, अगर नहीं फ्यूडल तो उनके अंडर के जो छोटे मोटे जमींदार थे उस तरीके का रिवॉल्ट था। ये सब क्या है, ये आपको आंसर में काम आएगा। ये एक ऐसा मसाला है, बाकी मसाले में तो 2-4 नाम आप गायब कर सकते हैं, ये बना बना मसाला कहीं डाल दो। आप 1857 का हो, ट्राइबल रिवॉल्ट हो, थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस लगा कि ये वर्ड नहीं होगा, ये वर्ड होगा, ये 4-5 लाइन दे दोगे, धाए दे आ गया। दोज हु वेयर द recalcitrant were the pacified through the concession by the ब्रिटिशर्स। रिकैल्सिट्रेंट मतलब होता है कि जो लोग थोड़े विरोध करते थे, विरोधी थे बट एकदम मतलब कि मार पिटाई वाले नहीं बनते थे, तो उनको वो कंसेशन देते थे कि भाई मान जाओ, 100 रुपये मान जाओ, 50 रुपये मान जाओ, ये पेंशन दे देंगे तुमको, ये दे देंगे, वो दे देंगे। भाई बहुत लोगों को मनाया ना अंग्रेजों ने, साम दाम दंड भेद, तो जो दाम से मान गया उसको दाम से, जो नहीं माना उसके लिए दंड भेद है ही, तो वो करते थे। द फाइट वेयर अनइक्वल इन द नेचर। भाई ये ट्राइब्समैन थे, मोस्ट ऑफ द ट्राइब्समैन थे, और उनके पास अच्छी खासी मतलब सारी की सारी ट्रेनिंग थी, अच्छी फोर्सेस थी, प्रिमिटिव वेपन ये यूज़ करते थे, और वो लोग मॉडर्न राइफल, मॉडर्न उनका स्कोप थी, हर चीज़ थी। इवन पैका वगैरह भी थे। ये लोग कितनी ज़्यादा इनके पास होगी, भले ये लोग मॉडर्न तरीके से लड़े होंगे, लेकिन इनके पास भी बहुत ज़्यादा एम्यूनेशन थोड़ा था। ये तो पूरी एक कंपनी थी इसी काम की। तो ये हो गया नेचर, ये जरूरी है। बाकी सब में बस नाम, डेट, कहाँ, लीडर कौन, क्यों, ये 4 लाइन में निपटाइएगा, इतना समय आपको मेंस में नहीं मिलेगा। ये आपका खत्म हो गया। अब दूसरे पा जाते हैं। आपका ये सारे ट्राइबल रिवॉल्ट थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया। साउथ में आपका वेलुथम्पी हो गया। हम अभी दे देंगे आपको, अभी हम 1 घंटे के अंदर, कल हमने उस दिन नहीं दे पाए थे। अभी आपको क्वेश्चंस और आपका ये जो पीपीटी बनाया है ये मैं कट करके आपको दे दूंगा, और 2 पीपीटी और दे दूंगा आपको, 2 पीपीटी और दे रहा हूँ। कितने बजे तक क्लास है? 6:15 तक, 6:30 तक, 6:30 तक। कोई क्लास इसके बाद नहीं ना? हाँ ठीक है, तब आ जाइए।
इसके बाद से रिवॉल्ट के बाद से एक और चीज़ हुआ था, ये वाला 1857 का रिवॉल्ट, इसके बारे में सब कुछ पढ़ा चुका था पिछली क्लास में, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशियो रिलीजियस, मिलिट्री, इमीडिएट कॉज, ये बता चुका था। कोर्स ऑफ रिवॉल्ट, हाउ, व्हेन, वेयर, अवधि जो होती है, एक्सपेंशन ऑफ रिवॉल्ट, झांसी हो गया आपका, मेरठ हो गया आपका, आपका दिल्ली हो गया, 17 में भी हुआ था, तो उसको छोटा सा पॉइंट लगा सकते हो आप। इंडिया का मैप बताया था आप लोगों को कि नहीं बताया था? नहीं बताया था पिछली क्लास में मैप? बताया था इंडिया का मैप? यार आप लोग कैसे भूल जा रहे हो यार चलिए ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट, इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट, ये पीपीटी में है, आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर थे। जैसे बख्त खान था दिल्ली में, बख्त खान बहादुर शाह जफर हो गया, नाना साहब थे आपके कानपुर में, लखनऊ में हजरत महल थी, आपके यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह थे, तो ऐसे से 2-4 नाम हो गए। झांसी में लक्ष्मीबाई थी, तो 2-4 नाम आपको डालना है, डाल दीजिएगा। एनालिसिस ऑफ द रिवॉल्ट, मतलब इफेक्ट क्या डाला था, सिग्निफिकेंट क्या हो गया, वाई इट फेल्ड, रीजन क्या था, रीजन सेम वही रीजन जैसे ट्राइबल के थे, उसमें 2-4 निकाल दीजिएगा इधर, ठीक, कि ये यूनाइट नहीं थे, ट्रेडिशनल वे में थे, ये इंटेलिजेंसिया क्लास ने सपोर्ट नहीं किया, मास सपोर्ट नहीं था इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, मॉडर्न वेपन्स नहीं थे। ऑन द अदर साइड द ब्रिटिशर्स हैव सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, उनके पास टेलीग्राफ की सर्विसेज थी, उनके पास रेलवे की सर्विसेज थी। तो ये जितने शब्द बोल रहा हूँ ये आपको मिलेगा, लेकिन एक कॉमन सेंस लगाइएगा। मैं बताऊँ एग्जाम में कॉमन सेंस बहुत काम करता है, आपको समझ में आना चाहिए। आप खुद दिमाग में लगाइएगा आप किससे लड़ रहे हैं, अंग्रेज से लड़ रहे हैं, वो भी कब, जब आप घोड़े पर दौड़ रहे थे, तोप पर दौड़ रहे थे, वो रेलवे ला चुके थे 1853 में, समझ रहे हो? तो आप कॉमन सेंस लगाओगे आंसर निकल जाएगा। ये मैं क्यों दिया हूँ, ये पिक्चर दे दूंगा आपको, स्लाइड में नहीं है इसलिए अलग से बनाया था मैं, कि आपको अगर इसको सॉल्व करना है इस टॉपिक को 1857 को, तो यही वो पनीर के टुकड़े हैं। इसके अंदर सब सेक्शन लाया था मैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, सनसेट क्लॉज हो गया, आपका वो एक था कौन सा, इनाम कमीशन हो गया, और साथ में आपका एनेक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, अवध को 4 पॉइंट पॉलिटिकल में हो गए। इकोनॉमिकल आपको पता है, जमींदारी, रैयतवारी, माहलवारी, एक्सप्लोटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसके बाद से आपका हाई टैक्स रेट, उसके बाद से इंपोर्ट ड्यूटी इंडियन प्रोडक्ट पे यूरोप में। रट लीजिए, घोंट लीजिए यही लिखना है आपको, इसी में खत्म हो जाएगा आपका काम। और ये आएगा मुझे लगता है इस बार नहीं तो अगली बार, मतलब इसी बार आ जाना चाहिए। मैं तो चाहूँगा, मतलब मैं तो ये चाहूँगा पढ़ा रहा हूँ आ जाए तो अच्छी बात है, आपका भला हो जाए। बट यही पॉइंट है, अगर रीजन पूछ दिया तो आपको ये रीजन करके उसका दिन सबको हल्के में निपटाना है, फिर आपको सिर्फ सिग्निफिकेंस और कंक्लूजन लिखना है। अगर पूरा कोर्स पूछ दिया तो आपको सब कुछ लिखना है कि ये हो गया, ये कोर्स ऑफ रिवॉल्ट हो गया, एक्सपेंशन कहाँ कहाँ हुआ था, लीडर कौन कौन थे, सेंटर कौन कौन थे, एनालिसिस क्या होगा, वाई इट फेल्ड, फिर उसके बाद से नेचर ऑफ द रिवॉल्ट। नेचर ऑफ द रिवॉल्ट में पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि इट वॉज नॉट द फर्स्ट, इट वॉज नॉट द नेशनल, इट वॉज नॉट द इंडिपेंडेंस, आरसी मजुमदार ने बोला था। फिर किसी ने बोला था कि इट वॉज अ फाइट अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी, ठीक। फिर किसी ने बोला था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, अपने सावरकर जी ने बोला था। एक और था कोई डगलस नहीं था, डेरिजियो था, उसने बोला था कि ही वॉज द ओनली, मतलब यूरोपियन जो कि एक्सेप्ट किया था कि इट वॉज अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस वॉर, इट वॉज नॉट अ म्यूटिनी। उसने बोला था कि किसी साम्राज्य का उत्थान और पतन एक चर्बी वाले कारतूस से नहीं होता है, इसके लिए बहुत ही सफिशियंट और जस्ट काज, मतलब कि उचित कारण चाहिए होते हैं। तो वो सब स्टेटमेंट आपको नेचर से पता चल जाएगा, उसमें लगा सकते हो आप। रोल ऑफ बाबू कुंवर सिंह बता दिया था, ठीक। आपके दानापुर में चालू करते हैं, दानापुर से आपके मतलब आरा में वो लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दानापुर में रिवॉल्ट होता है, फिर वहाँ जाते हैं, जेल तोड़ते हैं, जेल से कैदियों को रिहा करते हैं, वहाँ जो भी उनका खजाना रहता है कब्जा कर लेते हैं। उनकी टेक्निक क्या थी, छापामार पद्धति थी, साथ में अंग्रेजों के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक करना, ठीक। और उसके बाद कभी भी एक जगह पे स्टे नहीं करना, मूवमेंट करते रहना। यहाँ से निकले, आपका मैप कल एक मैम थी, वो पूछी थी मैप बनाने के लिए, अगर आपको सारे लोकेशन पता है, आरा कहाँ है, दानापुर कहाँ है, झांसी कहाँ है, आजमगढ़ कहाँ है, गोरखपुर कहाँ है, तो एक सिंपल, एकदम एक्यूरेट नहीं, सिंपल सा मैप बना दीजिएगा कि यहाँ जहाँ उनका पाथ था। लौटते टाइम होता है, डगलस से उनकी लड़ाई होती है, गाजीपुर के पास गंगा नदी क्रॉस करते टाइम उनकी गोली लग जाती है, और लास्ट में एक कोई पिट्स या समथिंग करके क्या था, एक कोई कैप्टन था, कैप्टन ली ग्रांट, नॉट पिट्स, कैप्टन ली ग्रांट था, उससे फाइट करते हैं और वहाँ पे जीत जाते हैं, बट फिर भी शहीद हो जाते हैं। बाकी एक पीर अली हो गए, पीर अली को क्या था कि यहाँ पे एक प्रोटेस्ट को इनिशिएट करते हैं, उनको बाद में हैंग कर दिया जाता है। और उसके बाद से बाबू कुंवर सिंह के साथ में उनके भाई का नाम अमर सिंह और रजापति सिंह या प्रजापति सिंह, रजापति सिंह, हाँ तो वही, हाँ तो नाम लिख दीजिएगा आप, वो भी हो गया। तो ये बस बताया था, ये फोटो एक है, स्नैपशॉट है कि ये ऐसे ही आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर। माल आपको पूरा मिल चुका है,
नहीं देना किसी को, हो गया। अब आ जाते हैं एक और चीज आपको, किसी को कहीं पर अगर लग रहा हो कि बहुत तेज चल रहा हूं मैं, तो आप रोक दीजिएगा, ठीक। मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को, तो कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है। एग्जाम निकालना आपकी प्रायोरिटी है और वो सबसे जरूरी चीज है, कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। संथाल अपराइजिंग आते हैं 1855 से 56, ठीक। एक सिंपल सा इंट्रो है, आपको चालू करना है। संथाल ग्रुप ऑफ ट्राइबल लार्जली कंसंट्रेटेड एरिया बिटवीन भागलपुर राजमहल हिल नोन एज दामनेको, ठीक। ये देखिएगा दामनेको, ये आ गया पनीर का टुकड़ा, और दूसरा बात ये भी रहेगा, ये मैं एक्चुअली रेड में किया था, ये पता नहीं क्यों सब वाइट हो गया है। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ था उसको सब में रेड में किया था। टू एक्सपेल द आउटसाइडर, आउटसाइडर को बाहर भगाने के लिए। आप सब लोग हिंदी में दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं? इंग्लिश में दे रहे हैं। हिंदी में कौन दे रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। तो आप लोगों को समस्या तो नहीं हो रही इससे? कोई नहीं हो रही है ना? मैं इसका हिंदी में पीपीटी बनाया हूँ, मैं आपको दे दूंगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना? वरना मैं मतलब कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा आप लोग, नहीं समझ रहे आप लोग उस जगह पे है जहां से आप लोग खेल। जी सर, हाँ तो वही बता, देखिए मैं बताऊं, बिना इंग्लिश के आज के डेट में किसी कंपटीशन में सक्सेस पाना, ये तो नहीं कहूँगा असंभव है, लेकिन मेहनत बहुत टफ लगेगा आपको। साइंस एंड टेक का आप क्या अंग्रेजी ला दोगे, बता दो आप। इकोनॉमी में कितने टर्म में कितना हिंदी, वो तो और टफ होता है। इकोनॉमी के हिंदी के टर्म पढ़ लीजिए, लगता है कि सर फट जाएगा। लेकिन ये है, हाँ अगर आप कंफर्टेबल हैं राइटिंग में तो ठीक है, आप हिंदी में लिखिए, बेहतर है। बट थोड़ा बहुत अंग्रेजी सबको आना चाहिए, ठीक। मतलब मैं फाउंडेशन बैच में पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत समस्या हो जाती है, मेरी स्पीड इस तरीके की है, और ये स्पीड सिर्फ मेंस वालों के लिए सही है। प्री वालों के लिए मुझे रुक के यहाँ पे इसी पर आधा घंटा लगाना पड़ेगा। और वो मैं सोचिए क्या करता हूँ, इंग्लिश वालों को पीपीटी देता हूँ यहाँ पे कि आप इंग्लिश लिखो, और हिंदी वालों को डिक्टेट करता हूँ। पता चलता है 1 घंटे में 4 स्लाइड खत्म हो रहा है। और बच्चे हैं बेचारे, उनको समस्या हो रही। मैं तो एक आध लोगों को बोला, भाई आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। आप ये बताइए कौन सा हिंदी न्यूज़पेपर है जो बढ़िया है? वो किसी न किसी पार्टी के सपोर्ट करते हैं, उनके पास न्यूट्रल स्टांस नहीं होता है, और उनके पास सारे बासी खबर रहती है जो 2 दिन पहले हो चुका है, और उसका भी एनालिसिस वो नहीं करते। हमें तो लगता है गूगल से कॉपी करके डाल देते हैं। सच्चाई है, मैं देखता हूँ तो मैं क्या बोलूँ। बाकी उसमें ऐड भरा होता है, शहर भर का ऐड, यहाँ कुकर बिक रहा है, यहाँ चम्मच बिक रहा है, यहाँ शादी बिक रहा है, या मैट्रिमोनियल का बिकता है। आप वहीं पे चले जाइए, हिंदू या वो है, उसमें भी मैट्रिमोनियल का निकलता है, लेकिन बाकी चीज़ें उसमें काम की रहती हैं। उसके सारे एडिटोरियल जो होते हैं, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस हो गया। पर्सनली आई लाइक इंडियन एक्सप्रेस, मतलब उसमें काफ़ी अच्छा, काफ़ी न्यूट्रल देता है। इवन हिंदू इज़ नॉट न्यूट्रल, वो थोड़ा लेफ्टिस्ट उसका लीनिंग है, और इंडियन एक्सप्रेस सबसे अच्छा है। बट फिर भी दोनों में से आप कोई पढ़ते हो अच्छा। अंग्रेजी के नाम पर टाइम्स ऑफ इंडिया मत पढ़ने लगना। वो क्या है ना, वो जो हिंदी वाले हैं ना, उसी का बस इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसकी भी हरकतें वैसी होती है, कोई एनालिसिस नहीं होता, कोई अच्छे राइटर नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। आते हैं, इनका क्या था कि ये मैक्सिमम का कंसंट्रेटेड एरिया था, कहाँ पर? भागलपुर राजमहल, दामने को उस एरिया को बोलते थे। इन्होंने जो अपना वो चलाया, रिवॉल्ट चलाया, टू एक्सपेल द आउटसाइडर, मतलब आउटसाइडर को बाहर भगाने के लिए। एक्सपेल मतलब बाहर भगाने के लिए। संथाल रिवॉल्ट टुक प्लेस इन 1855 से 56, जस्ट ये 57 से पहले हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, पॉलिटिकल कॉज, द पासेज ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ था आपका? यही था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के एरिया में था, नॉर्दर्न में था, ईस्टर्न यूपी में था, बनारस वगैरह के एरिया में। इसमें क्या होता है आपका कि भाई उस एरिया में फिक्स कर दिया गया कि यहाँ पे आप रहोगे, 10/11 दोगे, लाइफ टाइम के लिए यही रेट है। लेकिन वसूलोगे किससे? जो सिंपल पीजेंट है। तो ये जो ट्राइबल एरिया था, इसमें भी वो जमींदार इम्पोज कर देते हैं, या फिर वहाँ का जो पंचायत का हेड था उसको जमींदार का पोस्ट दे देते हैं। अब बोलते तुम वसूलो। अब वो क्या करता है, टैक्स हाई रेट है। आप सोचिए 89% टैक्स, पूरे हिस्ट्री में कभी 89% टैक्स शायद ही कभी हुआ हो। मतलब बिफोर ब्रिटिशर्स 50% तक पहुंचा है। मराठा लेते थे, तुगलक के टाइम पे शायद था, खिलजी के टाइम पे था, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 89% टैक्स हो। वर्ल्ड वार में इन्होंने 99% टैक्स कर दिया था, आप लोग पता है? वर्ल्ड वार में 99% से ऊपर टैक्स था, ठीक है। उसके बाद भी एक फेमाइन आता है, जब वो रहता है अपना विंस्टन चर्चिल था 45 में, उस टाइम में बंगाल फेमाइन आया था बहुत बड़ा, उसमें भी 30-40 लाख लोग मरे थे। उससे जब उसके पास जब खबर जाती है कि वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या था कि ये बफर स्टॉक रख रहे थे, आर्मी के लिए अनाज को स्टोर करके रखते थे कि हमें कम न पड़ जाए, और उसके चक्कर में लोगों के पास खाने को नहीं था।
तो उसने पूछा था कि वाई गांधी इज स्टिल अलाइव, गांधी क्यों नहीं मर रहा है अभी तक, विंस्टन चर्चिल था। तो इन लोगों का ये था कि ये परमानेंट सेटलमेंट बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव था। टुक अवे द लैंड फ्रॉम द संथाल, संथालों से जमीन ले ली गई और दे कल्टिवेटेड फॉर द सेंचुरीज, जो जहाँ पर वो काफ़ी दिन से कई सौ सालों से कल्टिवेट कर रहे थे, उस जमीन को छीन के और जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट के अंदर दे दी गई। द जमींदार, मनी लैंडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्रीज टैक्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये तीन नाम आपके पास आने चाहिए। जैसे आप आंसर लिख रहे हो तो पहला बात आ गया परमानेंट सेटलमेंट, ये आना चाहिए, ठीक। उसके बाद से क्या आता है, टुक अवे देयर लैंड फ्रॉम द संथाल। बाद में उसके बाद क्या लिखोगे आप, जमींदार, मनी लैंडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्रीज द टैक्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये चीज, ये लाइन जो है आपका होना चाहिए इंट्रो में या कहीं पर भी। रीजन क्या है कि यही लोग थे जो बदमाशी कर रहे थे। जमींदार था, आपका हाई टैक्स वसूल रहा था, पैसा नहीं दे पाए, मनी लेंडर के पास गए, उसने हाई इंटरेस्ट पे आपको पैसा दिया, वहां से निकले गवर्नमेंट ऑफिसर के पास कंप्लेन करने गए, तो वो भी नहीं सुन रहा है, वो आपसे भी पैसा लेना चाहता है, या फिर तीनों मिलकर करप्शन कर रहे हैं। तो ये सारे सारे परेशान थे। सोशल कॉज, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जमींदार कॉल्ड द कारेंदीज, कारेंदीज, ये भी एक पनीर का टुकड़ा है। तो एक होता था ना कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, ठीक ना, अनुपस्थित जमींदारी, ऐसा ही था ना एक वर्ड है। मतलब कि जमींदार मान लीजिए बंगाल का है, जमींदारी किस में मिलती थी, ऑक्शनिंग में मिलती थी, कि आपको बोली लगा कि राजमहल हिल के एरिया का बोली लग रहा है, आप हैं बंगाल के नवाब या फिर बंगाल के कोई आप चौधरी साहब हैं, आपने बोला मैं 1 करोड़ दूंगा। आप सर मान लीजिए आप भागलपुर के चौधरी साहब हैं, आपने बोला मैं 2 करोड़ दूंगा, मैंने बोला ठीक है डन, आपके पास आ गई। अब आप भागलपुर से झारखंड में नहीं जा रहे हैं, आपने क्या कर दिया कि आपके अंदर में तीसरे सर हैं, इनको भेज दिया कि भाई एक काम करो, या फिर वहीं के लोकल हैं, तुम वहां से रेवेन्यू इकट्ठा करो, ठीक, और रेवेन्यू तुम हमको दो, हम गवर्नमेंट को देंगे। तो ये क्या था कि आप वहां पर नहीं जा रहे हैं, या फिर आपने वहां पर किसी को लगा दिया, आप ना खेत देखने जा रहे हैं ना वहां कुछ खर्च करने जा रहे हैं, एब्सेंट हैं आप वहां पे, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म बोलते थे इसको, अनुपस्थित जमींदारी बोलते थे इसको, कि आप वहां पर जमींदार उपस्थित ही नहीं है लेकिन जमींदारी उसके हाथ में है। तो ये लोग क्या करते थे, जो लगाते थे उनको बोलते थे कारेंदीस, कारेंदीस या ऐसे कुछ वर्ड था, ठीक। ये वर्ड एक पनीर का टुकड़ा इधर मिल गया आपको, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक लाइन ये हो गई, ये हो गया। इन्फ्लिक्टेड पर्सनल वायलेंस, इन्फ्लिक्टेड मतलब किसी पे थोपना, ठीक है। पर्सनल वायलेंस, वहां के जितने संथाल थे उन लोगों को मारते पीटते थे या उनको दबाया जाता था। दे किडनैप देयर वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर द अनजस्ट कॉज, उनके साथ गलत काम करने के लिए वुमेन और बच्चों तक को किडनैप कर चुके थे। फिर अ वैरायटी ऑफ पेटी टेरनी, टेरनी मतलब होता है अत्याचार, वेयर इन्फ्लिक्टेड ऑन द लिमिट एंड यील्डिंग संथाल, ये कुछ गलत लिखा है, ठीक, ये गलत लिखा है, मतलब इन्फेक्टेड ऑन द वीक एंड ऑलरेडी वीक संथाल बोल सकते हो, कि उनके ऊपर और भी अत्याचार किए जा सकते थे। तो ये वाला एक पनीर का टुकड़ा और है, क्योंकि ये एक्चुअली बुक्स में लिखा है, तो यू हैव टू इंक्लूड दिस वर्ड कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस पे भी उन्होंने किडनैप करते थे या फिर अनजस्ट काज के लिए। और दूसरा क्या है, करेंदीज हो गया। और फिर उसके बाद से क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ पर चाह रही थी कि क्रिश्चियनिटी को फैलाना, तो वो फैला तो रही थी, बट जब ये लोग अपने पेन को लेके जाते थे कि हमारे पास ये दर्द है, अपने ग्रीवेंसेज लेके जाते थे कि हमारी ये ग्रीवेंसेज हैं हमें सॉल्व करिए, तो ये लोग भी हेल्प नहीं करते थे। तो इसीलिए थोड़ा इनका दिल क्रिश्चियन मिशनरी से भी टूटा कि हमारे रिलीजन को भी इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे कल्चर को भी इंटरफेयर कर रहे हैं और हमें हेल्प भी नहीं कर रहे। इकोनॉमिक कॉज, द मनी लेंडर चार्ज हाई रेट, आपको बता चुका था, पहले जमींदार ने लूटा फिर मनी लेंडर ने लूटा। द आउटसाइडर नोन एज दिखू, अब देखिए ये पनीर का टुकड़ा ये आ गया आपका दिकूज, दिकूज आ गया, क्या था वो दामने कोह आ गया, फिर उसके बाद से एक करेंदीस आ गया, फिर वुमेन एंड चिल्ड्रंस आ गया, ठीक, फिर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 आ गया। 5-6 पॉइंट्स आ गए ना, यही सब तो देखेगा वो, ये सब के नीचे अंडरलाइन कर दिए, खट दे अंडरलाइन करिएगा, सोचिएगा मत। ऑक्युपाइड द एरिया ऑफ द संताल प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये लोग जाके वहाँ क्या करते थे कि वहाँ का एरिया कवर कर लिए, अब वो पता चला फॉरेस्ट जो गुड्स उतर रहा है, मतलब पेड़ से गिर रहा है, जो फॉरेस्ट गुड्स बोलते हैं, उसको बेचारा इकट्ठा कर रहा है, ये जाकर मार के बोलते हैं तू कहाँ आ गया, ये मेरा एरिया है मैं लूँगा, ठीक। तो वो सब उनके जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी छोटी मोटी थी वो सब में लोग इंटरफेयर करते थे, दिक्कू लोग। तो ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे बनाया जा रहा था आपका वर्धमान तक जी, मतलब जो जमींदारी लगाया था ना, जो परमानेंट सेटलमेंट, नहीं तो आप एक स्लाइड के बाद आए सर हम बताए थे
कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद से क्या किया गया, बाहर के लोगों को वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया कि आप यहाँ पे बाहर के जमींदार, सर वहाँ के जमींदार थे बंगाल के, आप भागलपुर के जमींदार थे, आप 2 करोड़ रुपया दिए थे, फिर आपने इनको भेज दिया, ठीक। तो ये जाके वहाँ जमींदारी देख रहे थे, इनको कंदेरिया नाम दिया गया, जो करेंदिया या समथिंग नाम है, करेंदिया। तो वहाँ पे जो बाहर के लोग थे वो क्या करने आए थे कि वहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कि जमींदारी मिल गई है तो वहाँ पे जाके हम वहाँ का फायदा उठाएं। तो उन्हीं बाहर के लोगों को ये लोग बोलते थे दिक्कू। बाद में वहाँ रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बाहर से लोग आते थे, तो इन्हीं लोगों को दिक्कू बोला गया। तो आप थोड़ा देर से आए इसलिए आप मिस कर दिए, ठीक। तो ये हो गया, दिक्कू हो गया। ये मनी लैंडर्स, देखो मैं क्या लिखा हूँ, मनी लैंडर्स वो अलग लिखा हूँ, फिर लिखा हूँ द आउटसाइडर, वहाँ फुल स्टॉप है, द आउटसाइडर नोन एज द दिक्कू ऑक्युपाइड द एरिया ऑफ संताल प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये जो बाहर के लोग आके वहाँ एरिया ऑक्युपाइड कर लेते हैं, वो जमींदारी के अंडर ही आए थे, वहीं से तो घुसते हैं वो, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेयर करते हैं, बोलते हैं अब तुम्हारा काम नहीं, जमीन हमारी हो गई है, ठीक। और पहले आपको बताया था कि उनके इश्यूज में, क्योंकि कॉमन लैंड होल्डिंग होती थी, जो ट्राइब्स होते हैं उनका नेचर था कॉमन लैंड होल्डिंग का, ये कब्जा कर लिए, ये उसमें पट्टा बना के बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, ये बनता है भागलपुर से वर्धमान, तो ये टॉपिक आप डालिएगा, अगर आपको देना है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे तो भागलपुर से वर्धमान लिखिएगा। ये डब्ल्यू होता है कि वी होता है, डब्ल्यू होता है साथ ना, वी होता है, सही है ये, ठीक है। तो भागलपुर से वर्धमान का जो एरिया हो गया, इस एरिया में रेलवे बनाते हैं, तो वहां बेगारी, अब एक और शब्द आ गया आपके पास, बेगारी, एक और पनीर का टुकड़ा मिल गया आपको, ठीक। ये आपको डालना ही डालना है कि भागलपुर से वर्धमान के लिए रेलवे बना रहे थे और वहां बेगारी, बाद में उसको एक्सप्लेन कर देना कि विदाउट इट वाज द यूरोपियन फोर्स देम टू बेगारी, बेगारी इज वेन, अब इसको एक्सप्लेन कर देना, वेन वर्कर परफॉर्म विदाउट पेमेंट, बिना पैसा लिए काम कर रहा है, इसको बोलते हैं बेगारी। एक लाइन में कर दिया आपने, आप हिंदी में लिख दीजिए बेगारी और आगे लिख दीजिए बेगारी, उसको कहते हैं जिसमें बिना पैसा दिए काम करवाया जाता है। तो संथाल को इसमें भी यूज किया जाता था। आपने सारे इकोनॉमिक काज देख लिए, उनके सोशल काज देख लिए, उनके वुमेंस या बच्चों के साथ गलत किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया गया, उनके सोशल कस्टम्स को उसमें इंटरफेयर किया गया, क्रिश्चियन मिशनरी जो थी क्रिश्चियनिटी को फैला रही थी बट इनके सपोर्ट में कहीं नहीं आई, फिर करप्शन था, जमींदार हो गया, मनी लैंडर्स हो गया, और उसके बाद से आपके जो ऑफिशियल हो गए, इनके बीच में करप्शन था। यही सब वो टुकड़े हैं जो आपको डालने हैं, ठीक। आप द जमींदार, मनी लैंडर्स, यूरोपियन एम्प्लॉय ऑप्रेस द संथाल टू सच एन एक्सटेंट, मतलब उस हद तक उसको दबाया दैट दे हैड नो अल्टरनेटिव देन टू रिवॉल्ट। तो इसमें क्या था, जमींदार, मनी लैंडर, यूरोपियंस एम्प्लॉय, यूरोपियंस जो वर्कर थे, ऑप्रेस द संथाल, संथाल को इस हद तक दबाया कि अब उनके पास रिवॉल्ट करने के अलावा कुछ नहीं बचा। अब होगा रिवॉल्ट, ठीक। रिवॉल्ट में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे बेचारे, ठीक। नेचर ऑफ द रिवॉल्ट क्या था, गुरिल्ला, गुरिल्ला फाइट, सेम वही कि छोटे छोटे पीसेज में जाते थे, मार पीट के भाग जाते, जंगल में गायब हो जाते थे ये लोग, ठीक। इसमें देखो लोकलाइज इन करेक्टर एंड द रिजल्ट वाज फॉर द इमीडिएट फैक्टर, तत्कालिक जो कारण थे, तत्कालिक जो ग्रीवेंसेस थे उसके लिए लड़ाई थी। कोई बहुत बड़ा इनका नहीं था नेचर कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, एक डायनेस्टी बनाना चाहते हैं, एक एम्पायर बनाना चाहते हैं या देश बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जो छोटे हमारे ग्रीवेंसेस थे, जमीन का मैटर हो गया, फॉरेस्ट गुड का मैटर होगा, उन सब मैटर पे थे। लोकलाइज था कैरेक्टर में। अटैक एंड हाइड, ये अब देखिए एक पनीर का टुकड़ा यहाँ आ गया, अटैक एंड हाइड, अटैक करो और छुप जाओ, गुरिल्ला की टेक्निक यही होती है। तो ये सब क्या है, ये बस ये बोल रहा हूँ कि आपको आंसर भी ये होना चाहिए, आंसर में आपके ये होना चाहिए, ये गुरिल्ला वर्ड होना चाहिए। गुरिल्ला वर्ड होता क्या आपको बताना पड़ेगा, ठीक। लोकलाइज इन कैरेक्टर हो गया, दे लैक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सो टारगेटेड द इमीडिएट ऑपरेसर। इमीडिएट ऑपरेसर कौन थे, दिक्कू थे या फिर बाहर के लोग थे या फिर वहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट वो बंदे वो ऑफिशियल नहीं थे, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे बट एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग नहीं थे। जो वहाँ पर दिक्कू थे उसमें पंजाबी थे, मुस्लिम थे, ये लोग क्या थे, इंडियन लोग थे, ठीक। और या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी को नौकरी मिल गई है वहाँ जाकर पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है, मान लो कुछ नहीं कर रहा है बट ये लोग फिर भी उसको ऑपरेस करते, मतलब उसको अटैक किए। इन्होंने बहुत सारी हत्याएं भी की थी शुरुआत में, जिसको मौका मिला उसको मार देता है। जैसे दंगा होता है तो दंगे में क्या होता है कि जब दंगा होता है, जब ऑर्गेनाइज वे में कहीं लड़ाई होती है बात अलग होती है, बाकी जब कहीं दंगा होता है तो क्या होता है, आप अपने धर्म के अगेंस्ट वाले धर्म को पाते हो और बेचारा सीधा साधा लवंडा है, पंचर बनाने वाला है, क्या है, मार देते हो, जबकि उसकी गलती थी कि नहीं थी, बस उसका एक ही प्रॉब्लम था कि ही बिलोंग्स टू सम रिलीजन। तो ऐसे था कि दे बिलोंग्स टू सम कंपनी, तो बहुत सारे वैसे लोगों को ही मारा गया। और हाँ, दे ड्रू द इंस्पिरेशन फ्रॉम द करिस्मेटिक लीडर एंड ऑफ्टन क्लेम टू बी पॉजेस द सुपर नेचुरल पावर। ये दोनों में है, बिरसा मुंडा में भी इसमें भी है कि हमारे पास सुपर नेचुरल पावर है, ठीक। ये दोनों में, ये पॉइंट दोनों में आ जाएगा। इवन ये सारे पॉइंट आ सकते हैं,
ये सारे के सारे पॉइंट आ सकते हैं दोनों में, याद रखिएगा नेचर में। देखिए आपके पास स्पेस है, समय है, तो आपको नेचर डालना चाहिए पहले। देखिए कभी भी किसी एग्जाम में जो उसका मूल पॉइंट है, कॉज पूछा है तो आपको कॉज बताना है, लेकिन ये याद रखिएगा कि पनीर का टुकड़ा ला कर रख देंगे तो वो खाना नहीं बनता है, उसके साथ मसाला मिलाना ही मिलाना है। सिंपल समझिए, पनीर आप ला दीजिए, भले कितना अच्छा पनीर हो, जब तक उसमें मसाला ग्रेवी सारी चीज़ें नहीं डालेंगे वो नहीं अच्छा लगेगा। ठीक, अब वो बोल दिया मलाई पनीर बनाओ, टिक्का पनीर बनाओ, कुछ भी बनाओ, जैसा बोला है, अगर उसने पूछा क्रिटिकली एनालाइज तो आपको थोड़ा सा क्रिटिक्स भी जानना है उसमें क्या क्या कमी था इनका, कि ट्रेडिशनल थे या फिर ये मॉडर्न नहीं थे, या फिर ऐसे लोगों को ही मारे थे जो बेगुनाह थे उस वॉर में मरे हैं, ऊपर से सुपर नेचुरल ऑर्थोडॉक्सी चीज़ों में या सुपर नेचुरल चीज़ों में बिलीव करते थे, ये क्रिटिक हो गया। पॉजिटिव में डालोगे क्योंकि ग्रीवेंसेस रियल थे कि भाई उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, सोशल प्रॉब्लम थी, रिलीजियस प्रॉब्लम थी, दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स। समझ रहे हो? तो दोनों डालना पड़ेगा, कभी भी क्वेश्चन को ऐसे अधूरा मत छोड़ दीजिएगा। हाँ, लेकिन स्टार्ट वहाँ से करना, अगर आपको ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कॉज पूछा है तो आप उसका इंट्रो में ही आधा पेज खत्म कर दिए, थोड़ा सा एक हल्का सा फॉर्मेलिटी, इंट्रो इज द फॉर्मेलिटी जिसमें आप चीज़ों को इनिशिएट करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक, बाकी तुरंत कॉज पे आ जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ज़्यादा स्पेस दीजिए कभी भी। सिद्धू कानू और दो और लोग थे, चांद और भैरव जी थे, वो नोट कर लीजिएगा, चांद और भैरव। ठीक, चार लोगों का नाम लिख दीजिएगा, सिद्धू कानू, चांद, भैरव। और इन्होंने क्या बोला था? सतयुग और धर्मयुग लाएंगे हम। ठीक, इस रिवॉल्ट के थ्रू आउटसाइडर को भगाएंगे और सतयुग और धर्मयुग लाएंगे। रीजन ऑफ द फेल्योर, मॉडर्न वेपन एंड द मिलिट्री पावर ऑफ द ब्रिटिश हो गया। नेचर ऑफ द ट्राइबल रिवॉल्ट, ट्राइबल थे तो इन लोगों का कोई ऐसा मास सपोर्ट भी नहीं था, अपने एरिया का ही था और इनके पास वेपन्स वही पुराने थे। ठीक, लैक ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मासेज हो गया और लैक ऑफ द लीडरशिप। आप देखिए शुरू के चार लीडर थे, सिद्धू कानू और वो चांद भैरव, ये चार गए तो किसी के पास लीडरशिप था ही नहीं। मतलब कुछ दिन रेजिस्टेंस चलता है, बट वो जो बड़े लीडर थे ना, जैसे बिरसा मुंडा जब चले जाते हैं तो उसके बाद से थोड़ा दिन चलता है बट खत्म हो जाता है बिरसा मुंडा के बाद। तो एक होता है कभी भी किसी भी रिवॉल्ट में, या तो आप जनता को इतना ट्रेंड कर दीजिए, अभी आगे देखिएगा गांधी जी क्या करते हैं, जनता को इतना ट्रेंड कर देते हैं कि 42 में हमारे पास कोई लीडर था ही नहीं। 1942 पता है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, सारे लीडर को जो है जेल में भेज देते हैं अंग्रेज सब पीट पीट के, लेकिन जनता उस टाइम पे इतनी जागरूक हो चुकी रहती है कि उसको अब लीडर की जरूरत नहीं थी। सब अपने में 10 लौंडे गुट बना के जाते थे, पीट पाट के चले आते थे या फिर धरना प्रदर्शन करते थे, ऐसे ऐसे होता था भाई। आप देख रहे हो ना उस टाइम पे, वहाँ पे अरुणा आसफ अली थी, आपकी एक और कौन मेहता थी जो रेडियो चलाती थी, हाँ उषा मेहता हो गई, राम मनोहर लोहिया थे, आपके जयप्रकाश नारायण थे, ये लोग क्या थे, ये यंग यूथ थे, इनको पता था यार कि हमें क्या करना है। गांधी जी अंदर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जानते हैं, आप लोग ट्रेंड हो चुके हैं। ठीक, लेकिन इन टाइम पे क्या था, इनका तुरंत होता था मुद्दा कि अरे हमारा जमीन हड़प लिया, 10 दिन, चलिए मान लीजिए 10 दिन 50 दिन साल 2 साल से मैटर चल रहा है, लेकिन वहीं का मुद्दा उठा, 10 लवंडे गए लड़ने, मार खा के चले आए, या उनमें से लीडर का था उसको मार दिया। उसने क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन जो थी उसको टीचिंग नहीं दी कि कैसे लड़ना है। तो एक लंबा प्रोसेस कभी चल ही नहीं पाता था। इनमें एक लीडर की लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनका गया तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था ही नहीं इनके पास, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप था ही नहीं इनके पास। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हो कि अपना फ्रीडम चाहते थे, इकोनॉमिकल अपने राइट्स चाहते थे, ठीक ना, प्यूरिफिकेशन भी था, कहीं न कहीं रिलीजियस प्यूरिफिकेशन इनका था, ऑब्जेक्टिव इनका था। जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट थे, देखिए जो आपके कॉजेज होंगे, जो कॉजेज होते हैं वो कहीं न कहीं उद्देश्य वही होते हैं। आप कभी सोचिए कारण क्या था, झगड़ा होने का कारण क्या है, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूरा हो। तो अगर आपका पॉलिटिकल कारण क्या था कि वहाँ पर बाहर के लोग इंटरफेरेंस कर रहे थे, उनकी लैंड होल्डिंग की प्रॉब्लम थी, तो उद्देश्य क्या था कि हमें अपने पॉलिटिकल पावर को गेन करना। हाँ, उसी का अपोजिट हो जाएगा। आप क्या चाहते थे कि आपके जो लैंड राइट है वो आपके इंटेक्ट किए जाए, इसके बाद होता है, इसके बाद से फिर इनके लैंड राइट भी इंटेक्ट किए जाते हैं, इनके जो कल्चरल राइट है उनको सपोर्ट किया जाता है, इवन अंग्रेज उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें इसके बाद की रिजल्ट है ना, तो वही ऑब्जेक्टिव था, जो रिजल्ट है वही ऑब्जेक्टिव है। मतलब आप बोल सकते हो, एक्चुअली तो नहीं होता है, मान लीजिए कि रिजल्ट फेलियर हो गया, ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें सिविल सर्वेंट बनना था और रिजल्ट आ गया हम फेल हो गए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव वो था, उसके लिए तैयारी कर रहे थे बट फेल हो गए, वो रिजल्ट है। बट समहाउ अगर देखा जाए तो इनका क्या था ऑब्जेक्टिव, कि हमें क्या चाहिए, पहली बात है कि हमें हमारी लैंड जो थी, लैंड की जो हमारी व्यवस्था थी वो हमें मिलनी चाहिए, हमें अधिकार मिलना चाहिए।
दूसरा हमारे जो सोशल कस्टम है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर जो टेरनी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, और तीसरा है कि हमारे रिलीजियस जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट डाल दीजिएगा। ठीक, रिजल्ट आ गया, संथाल परगना स्टेटस बनाया जाता है। ठीक, जहां पर जिस एरिया में संथाल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था उस एरिया को संथाल परगना घोषित कर दिया जाता है। ये एक रिजल्ट था। एंड रिकॉग्नाइज द ट्राइबल स्टेटस ऑफ संथाल, संथाल को ट्राइबल स्टेटस मतलब उनके कि दे हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, नेचर और उनका कल्चर वो सब अलग है, उसको रिकॉग्नाइज किया गवर्नमेंट ने। इससे क्या होता है, आपको रिकॉग्नाइज करने से क्या होता है कि मतलब आपको हम मानते हैं कि आप इस समाज का हिस्सा हो, या यहाँ पर आपकी पहुँच है, यहाँ आपकी पकड़ है, यहाँ आपका स्थान है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। किसी को मान लेना कि भाई आप एक इंसान हो, मतलब कि आप उसको ह्यूमन राइट की वैल्यू दे रहे हो, तो वैसे जब ट्राइब्स को जो थी उस ट्राइब्स की वैल्यू को मानना था, वो था स्टेटस ऑफ, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ द ट्राइबल स्टेटस ऑफ संथाल। दे वेर नाउ अंडर द यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह पर समान तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे जहाँ भी संथाल एरिया था उस एरिया में। उसके बाद से द दीकू पॉपुलेशन रियलाइज दैट, अब जब इतना मार खाए हैं दीकू पॉपुलेशन, इतने लोगों की हत्या होती है, तो इनको भी समझ में आता है कि हमें बदमाशी नहीं करना है। जो हम टेरनी कर रहे थे उनके ऊपर, इनको पता चलता है कि भाई दे हैव सम पावर, दे हैव द यूनिटी, एक सीटी पे जाएगा 100 आ जाएंगे मारने के लिए इनको समझ में आता है। तो ये भी एक रिजल्ट है उसका कि दे वेयर नो लॉन्गर एन अनऑर्गेनाइज मासेस, नाउ दे आर ऑर्गेनाइज, भले दे आर नॉट ट्रेंड, दे आर नॉट मतलब मिलिट्री ट्रेंड, बट दे आर ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, आपके 10 दोस्त हैं, आपने व्हाट्सएप पर फोन बोला कि भाई सब ग्रुप में आ जाओ, यहाँ पार्टी करते हैं, आप ऑर्गेनाइज हो, पार्टी कर रहे हो, यहाँ पिटाई करते हैं, ऑर्गेनाइज हो ठीक, या यहाँ पढ़ाई करते हैं, आपने बोल दिया। उसका से क्या है, नॉट ओनली संथाल परगना ट्राइब इज, हाँ इसकी वजह से क्या हुआ कि सिर्फ वहाँ पे एक ट्राइब तो होती नहीं, आपको पता है हर जगह पर लगभग हर जंगलों में अलग अलग ट्राइब होती है, जैसे कास्ट सिस्टम बटा है वैसे ही ट्राइब्स होती है, बशर्ते उनके अंडर इतना डिफरेंस नहीं होता है। तो बाकी ट्राइब्स को भी लगा कि यार हम भी कमजोर नहीं, हमारे अंदर भी संगठन में शक्ति है, तो ये चीज़ उनको भी मोटिवेट की कहीं ना कहीं। ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान वाज रिकॉग्नाइज द विलेज ऑफिशियल वेर गिवन टू द पावर ऑफ पुलिस, तो ये जो है एक और पनीर का टुकड़ा है ग्राम प्रधान आपका, ठीक है ना, इसको वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का दिया गया। ये संथाल होता था, याद रखिएगा, ग्राम प्रधान जो था वो संथाल कम्युनिटी का बंदा था, वो कोई बाहर का दीकू नहीं होता था। ठीक, अब ये एक कंक्लूजन है, पढ़ लीजिए आप लोग, कोई एक लोग पढ़ लो यार। This was reaffirmed by the creation of first tribal province in an independent India. समझ में आ गया? रीअफर्म मतलब कि फिर से अपनी बात को सिद्ध करना, या फिर मतलब प्रूफ कर देना, या फिर अपने होल्ड ले लेना, अपना फिर से होल्ड लेना। अब देखिए इसमें क्या था कि इसमें क्या दिया है, सैडो में 1857, क्योंकि ये कब हुआ था, 55-56 में, 55-56 में हुआ था, तो इसका इफेक्ट लोगों, ये कहीं कहीं सैडो हो गया। 57 का रिवॉल्ट बहुत बड़ा था, उसका एरिया बहुत बड़ा था, 2-3 स्टेट 4 स्टेट में फैला था, उसमें हजारों लोग, लाखों लोग मरे थे लगभग, मान के चलो हजारों तो मरेंगे होंगे, 4-5 हज़ार तो झांसी मरे थे, दिल्ली मरे होंगे 4-5 हज़ार, कानपुर में मरे होंगे, 20-30 हज़ार लोग तो आराम से निपटे थे उसमें। ठीक, बनारस में बहुत, इसमें 15 हज़ार मरे थे, तो वही बता रहा हूँ कहीं कहीं सैडोर हो गया ना। तो हाँ चलिए 15 भी मरे होंगे, लेकिन आप ये मानते हैं ना कि 57 के रिवॉल्ट में 50,000 के आसपास लोग गए होंगे आराम से। 5,000 लोग तो सिर्फ झांसी पे जब अटैक किया रूस ने, वो क्या था, जनरल हुज रोज, तो उसी ने 5,000 लोगों को वहां निपटा दिया था। उसके बाद फिर ग्वालियर गए तो वहां अलग लड़ाई हुई, कानपुर में बहुत लोगों को मारा गया था। आपका बनारस में तो वो नील स्मिथ था, उसने हर पेड़ पर लगभग 1 लाश टंगवा दी थी, ये उसका एट्रोसिटी थी। ठीक, दिल्ली में तो उसका पूरा खानदान ही खत्म कर दिया, बहादुर शाह जफर का नाती पोता सबको निपटा दिया एक बार में। तो कितना भी कहा जाए वो रिवॉल्ट इतना बड़ा था कि इसको सैडो में, इसीलिए तो बोला गया कि इट वाज अ इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट, बट कहीं कहीं एक सैडो में आ गया, 57 के सैडो में आ गया, हाँ छुप गया। बट उसके बाद फिर डालोगे, क्योंकि भाई आप ऐसे इग्नोर कर नहीं सकते हो। अब जैसे अभी आप पढ़ते हो इसको, इंडिया मतलब बिहार से बाहर जाओ तो शायद इसको यूपीएससी में पूछ सकता है, अदर स्टेट वाले इसको नहीं पूछेंगे।
क्यों? क्योंकि उनके लिए छोटा मुद्दा है, लेकिन वहीं पे 1857 का रिवॉल्ट बहुत बड़ा मुद्दा है। एमपी वाले भी पूछ लेंगे, भले एमपी में नहीं उतना मैटर हुआ था, ग्वालियर बस एक छोटा सा एरिया है जो इफेक्टेड था। महाराष्ट्र में पूछा जाएगा 1857, महाराष्ट्र में संथाल नहीं पूछेंगे, गडकरी पूछ देंगे वो लोकल में। लेकिन 57 का जो था, क्योंकि उसका नेचर अलग था और उसको कई लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था कि इट वाज अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तो इंडिपेंडेंस वार तो नहीं था, इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो आप देखिए, बट क्या था कि बट द लीजेंड ऑफ संथाल रिबेलियन लिव्स ऑन एज द टर्निंग पॉइंट इन द संथाल प्राइड एंड आइडेंटिटी। इस पे स्पेलिंग गलत है आई थिंक। तो जो संथाल प्राइड मतलब संथाल का सम्मान और उसकी जो पहचान थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ के बाद से अंग्रेज उनको रिकॉग्नाइज किए, संथाल परगना बनाए, उनको रिस्पेक्ट देना चालू किए। रिस्पेक्ट नहीं तो एटलीस्ट उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दिए। दिस वॉज रीअफर्म बाय द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट ट्राइबल प्रोविंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया, बिहार। ठीक, अब आगे क्या आएगा? बिरसा मुंडा। ये भी पढ़ लीजिए, एक इंट्रो है। मोस्ट फेमस इसके लिए बोला जाता है, एक और रीजन था, इनको गांधी जी भी बोले थे। गांधी जी, अगर पूछा जाए गांधी जी किससे मतलब किस ट्राइबल रिवॉल्ट की बात किए थे, तो इनकी बात किए थे, बिरसा मुंडा वाले की। गांधी जी इनसे इंस्पायर थे, तो ये भी लिख सकते हैं, गांधी जी वॉज इंस्पायर्ड बाय द बिरसा मुंडा इनिशिएशन। उसका 2-3 रीजन था। एक तो प्यूरिफिकेशन कहीं न कहीं था इसमें, कि लोगों को प्यूरिफिकेशन के लिए बोले थे। दूसरी बात है कि रिसेंट हुआ था, गांधी जी 15 में आए थे, ये 1900 के आसपास हुआ था। तो अभी 10-15 साल की घटना आपको पता ही होती है। 50 साल पहले की घटना वो तो अंग्रेजों के टाइम की थी समझ रहे हो आप? तो ये देखिए, बिरसा मुंडा वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, रिलीजियस लीडर। इसमें 2-3 चीज़ आ गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजन को भी बढ़ा रहे थे। फ्रीडम फाइटर डालोगे आप, रिलीजियस लीडर डालोगे, ये आपको वर्ड चाहिए, ठीक ना? धार्मिक नेता। फोक हीरो, फोक मतलब समझते हो आप? लोकल जो एक होता है, जैसे कि फोक सॉन्ग होता है, फोक म्यूजिक होता है, किसी क्षेत्रीय, फोक मतलब क्षेत्रीय समझ लीजिए, ठीक। हु बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब, ये भी लिख दीजिएगा। ही स्पीयरहेडेड द ट्राइबल रिवॉल्ट इन द ट्राइबल बेल्ट ऑफ मॉडर्न डे बिहार एंड झारखंड। तो ये देखिए अंडरलाइन मैंने कर दिया था इसको वैसे। ये आपका एरिया, अब इसमें क्या आ गया? एरिया आ गया, उस बंदे का क्या नेचर था वो आ गया, वो लीडर कैसा था, रिलीजियस था, कैसा लीडर था वो आ गया। 19th सेंचुरी आपका, लेट 19th सेंचुरी, तो वही हुआ था आपका 1899 इसी के आसपास। 1895 से चालू हुआ था, 95 से 1 तक हुआ था ना, तो लेट 19th सेंचुरी में हुआ था। कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1865, ये मस्ट है। ये वो पनीर का टुकड़ा जो होना ही चाहिए, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक। ये कहीं ना कहीं ये बहुत पहले चालू हुआ था, 20 साल पहले, लेकिन आप देखते हो ना कि एक दिन में थोड़ा रिवॉल्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनको लैंड जो था उसका उनसे छीना जाता है, उनके अधिकार छीने जाते हैं। तो लैंड कवर्ड विद द फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट लैंड मेड नो प्रोविजन रिगार्डिंग द राइट्स टू द ट्राइबल पीपल। एक और खास बात था इनका, मैं बता चुका था, झूम और पड़ू, उन सब से इन लोगों को किनारे कर दिया जा रहा था। ये लोग ग्रेजिंग करते थे, ग्रेजिंग 94 65 नहीं थी, ये 95 होगा तब, 94 या 95 होगा, ये 94-95 होगा तब, वो डेट लिखा गलत। उसमें क्या था कि ये लोग ग्रेजिंग करते थे। तो ग्रेजिंग में क्या होता था कि फिर उसमें बहुत ज़्यादा लैंड ये लोग काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करते थे, मतलब कि वेस्ट होता था। तो अंग्रेजों ने बोला कि आप ग्रेजिंग भी नहीं करोगे, उन्होंने उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया। उनका वो एरिया चला जा रहा था, उनका झूम का एरिया जा रहा था, जो पड़ू था वो एरिया जा रहा था। तो अंग्रेजों के रिस्ट्रिक्शन की वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था, इसलिए से एक रीजन ये था। दूसरा क्या था? दिखू वाला, सेम रीजन जो उसमें का था। आप देखिए दोनों में क्या है, एक लैंड का रीजन है, दूसरा दिखू का रीजन है। ये 2 रीजन कॉमन है और ऑलमोस्ट एरिया भी कॉमन था। जो क्षेत्र था जहाँ पर रहते थे वो दोनों एरिया कॉमन था, बस टाइम पीरियड का गैप है, 50 साल का गैप है दोनों में, 50 से 40 साल का, 40 साल का गैप है, ठीक। इकोनॉमिक कॉज, न्यू ऑपरेसिव रेवेन्यू पॉलिसी विच रिप्लेस द एज ओल्ड कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ द लैंड। खुटकी, अब ये देखिए एक और टुकड़ा आ गया आपका, खुटकुटी बोलते थे ना, खुटकुटी, ये आपको डालना जरूरी है। ये कॉमन लैंड होल्डिंग बताया था, ये आपको डालना जरूरी है। इवन मैं एक पेज पे लिखा था, आई थिंक बता दे रहा हूँ। हाँ, संथाल में देखिए क्या क्या चाहिए, दामने कोह चाहिए, परहा पंचायत चाहिए, 1793 परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, हाई टैक्स हो गया, प्रोहिबिशन फ्रॉम द झूम एंड पड़ू, ठीक, ये वर्ड चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन बाय द जमींदार और मनी लेंडर, करेंदिया चाहिए, करेंदिया जो वर्ड था, करेंदिया जो जमींदार के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। फिर उसके बाद से आपका
बेगारी एक वर्ड है, बेगारी वर्ड होना चाहिए। रेलवे में आपका वर्धमान तक, ठीक, भागलपुर से वर्धमान, बेगारी, ये 2 वर्ड चाहिए। उसके बाद से दीकू चाहिए, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चाहिए, ठीक। बस ये सब वर्ड आपको इम्पॉर्टेंट है। और फिर हाँ, संथाल परगना, संथाल रीजन में जो था, संथाल परगना जो बनाया गया था वो चाहिए। ये इतने वर्ड आपको चाहिए। और मेजर बाटो एक ले लीजिएगा, एक मेजर बाटो था जिसने सप्रेस, रिवॉल्ट सप्रेस करने के लिए, नहीं हारा, उसको यूज किया गया था, बुलाया गया था, जनरल बारो नहीं, बाटो, मेजर बाटो जो था वो आया था, उसको इसका नाम पूछा जा सकता है कहीं इन्वॉल्व था कि नहीं था, ठीक। तो मेजर बाटो आया था। और बाकी आपका संथाल परगना, संथाल रीजन, ये इतना है। ये कम से कम 8 पॉइंट हो गए आपके। दामने को परहा पंचायत 1793 हो गया, हाई टैक्स झूम पड़ू हो गया, करेंदिया हो गया, और आप जबरन वसूली लिख सकते हो, बेगारी लिख सकते हो, और उसके बाद से सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव हो गए, ठीक। हाँ, गुरिल्ला वॉर टेक्निक इनकी जो थी कि मार के गायब हो जाना, और फिर आपका गैदर एंड डिजॉल्व, किसी भी इंफॉर्मेशन पर तुरंत इकट्ठा हो जाते थे और तुरंत गायब हो जाते थे, ठीक। और उस टाइम पे कोई सैन्य सेना नहीं थी, बट वन ऑफ द ऑर्गेनाइज वो था, मतलब सिस्टम था इनका, ये कोई मिलिट्री में ट्रेंड नहीं थे। ये सब वर्ड इनके इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए, आपको डाल देना। इसके बाहर आप क्या लिखोगे, 2 पेज का है ये, मैं खुद ही लिखाऊँ, अब देख ले रहे हो, सारी चीज़ों को पॉइंट बना के लिखाओ, आप खुद बना सकते हो इसको। और फिर आपका बिरसा में आ जाइए, एक बिरसा का भी बनाया था मैंने। इनमें खुटकुटी इनमें नहीं लिखोगे आप, था इनके में कॉमन लैंड होल्डिंग थी जो संथाल थे, बट खुटकुटी जो वर्ड है वो बिरसा में मैं पढ़ा हूँ, अगर आप लोग कहीं और पढ़े हो तो आप लिख सकते हो, बट हाँ तो बस बिरसा में लिखिएगा खुटकुटी को, ये मसाला अलग है, ठीक। उसके बाद से ये क्या था, सामूहिक भू स्वामित्व का खुटकुटी वर्ड था। फिर उसके बाद से इसको ब्रिटिश ने एंड किया, नए लैंड रेवेन्यू। देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको रटना भी है कोई चीज़ ना, कोई चीज़ पढ़ना है तो पहला काम क्या करो कि कोई स्ट्रक्चर बनाया करो। जैसे मान लो आपने खुटकुटी लिखा, खुटकुटी था ना, ठीक। आपने एक बॉक्स बना दिया, इसको किसने ख़त्म किया, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आ गई आपकी, ठीक, इसने ख़त्म किया। इसके वजह से क्या हुआ आपका हाँ, इसके वजह से इसका हाई टैक्स, इन्होंने क्या किया कि जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उसमें क्या था, टैक्सेस बहुत हाई थे, 89% 90% ऐसे टैक्सेस थे, तो हाई टैक्स रेट हो गया, ये एक बॉक्स बन गया। इसके वजह से क्या हो गया कि नॉट इन द सिचुएशन ऑफ पेमेंट, तो नॉट इनफ टू पे, नॉट इनफ टू पे, ठीक, ये एक बॉक्स हो गया, ठीक। फिर यहां से इसका एक और बना दीजिएगा, मनी लैंडर, ये आप किसी भी ट्राइबल में डाल सकते हो, मनी लैंडर हो गया। और फिर मनी लैंडर से फिर आपका एक्सप्लॉयटेशन डाल दो, तो एक्सप्लॉयटेशन हर वे में हो रहा है, बट एक चैनल आपको दिख रहा है कि एक व्यवस्था सिर्फ खत्म करने से कहां तक पहुंच रही है चीज, ठीक। ये आप अगर आप मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो ना, तो ये तरीका बना लोगे आप, तो आपका काम आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए। आपको रिवीजन करना है, आप कभी भी उठा के देख लिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा हाँ खुटकुटी वैसे क्या क्या हो रहा था। और सबसे खास बात है, इसमें आप 4 लाइन लिख भी सकते हो कि खुटकुटी वॉज द कॉमन लैंड होल्डिंग सिस्टम which was dissolved by the British land revenue policy, which later they increased the tax rate, and after that the burden of the economic harshness happened on the Santhal आपका क्या बोलते हैं मुंडा tribes, and later they fulfill that requirement, they go to money lenders, they charge the high rate, again the high interest rate, which further worsen the situation of the tribal people। इसमें आपका आराम से 50 वर्ड आ गया या 30 वर्ड 40 वर्ड आ गया, क्योंकि देखिए हर बच्चा यही लिखेगा, हर बंदा जो पढ़ रहा है उसके पास यही एक टॉपिक के 10 पनीर के टुकड़े हैं, कोई कुछ नया नहीं इसमें। कोई भी आपको अभी अब देखिए इस बार का पेपर आएगा तब पता चलेगा क्या खेल है, लेकिन जो भी पिछला सिलेबस है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। और मुझे यही पता चला है, तो अगर ये बता रहा हूँ तो मुझे कहीं से ये चीज़ टफ नहीं लग रही है। अब इसमें क्या होगा, अगर आपने एक पनीर का टुकड़ा मिस किया तो आपका 1 नंबर गया, सीधी बात ये है, समझ रहे हैं। तो आप लोग तो रट के बैठे हैं, आप लोग तो मेरे से ज़्यादा ये सब पढ़े होंगे, आई थिंक आप लोगों को पता है। तो आप हाँ तो भाई किधर बताइए,
देखिए मेरा हिस्ट्री का मेरा 5 लेक्चर था, आज का हो गया 3 लेक्चर और बचा होगा उस, हाँ 3 लेक्चर उसका साइंस एंड टेक मुझे बोला गया है। हाँ तो ये हो जाए तो बोलो तो मैं इसको 2 लेक्चर तक निपटा दूँ। अगर आप लोग रेडी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं चंपारण हो गया आपका, नॉन कॉर्पोरेशन CDV हो गया आपका। मैम आप पढ़ लिए हैं, आप पढ़ लिए हैं। देखिए सर आपने 2-3 मेंस लिखा है मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग है, बाकी कोई नया पहली बार हो। आप पढ़िए मैम। हाँ तो आपको ये सही लग रहा है कि स्किप कर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 ये काम नहीं करूंगा भाई, मुझे बहुत गाली पड़ेगी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक। क्योंकि भाई देखिए मैं किसी एक बंदे के लिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे ना, आप अगर 10 लोग हैं 20 लोग हैं जो भी, आपके लिए कर रहा हूँ ना भाई। आप लोगों को भी इसमें कोई ऐसा बच्चा हो जो पहली बार प्री निकाला हो, अब बताइए, तब बताइए, ठीक। तो आप देख लीजिए इसको। ठीक है तो मैं इसको मेरे पास अभी 3 क्लासेज और बची हैं, मैं इसको 2 क्लास में, या फिर अगर कल अगर आप लोग रुक जाएंगे ना, कल सुनिए, कल खत्म कर दें पूरा, कल मंडे है ना, तभी मुझे लग रहा था कि मैं बोल रहा हूँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा चलिए ठीक है सर, आप एग्री हैं? ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा, ये सब बस मैं कहानी बता रहा था, ठीक है। रैम्पेंट करप्शन, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लोअर कोर्ट, ऑफिशियल, इन सब में करप्शन था। क्रिश्चियन मिशनरी का मैटर था, एलियन नेचर ऑफ द ब्रिटिश था, ये सब कॉज हो गए। रिलीजियस नेचर हो गया, रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट, जो अपने मुंडा जी थे उनके गुरु का नाम डाल दीजिएगा, आनंद पांडे, मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए बता रहा हूँ, वो डाल दीजिएगा। इन्होंने बोला एक भगवान को पूछना है, सिंह बोंगा को, ये एक पनीर का टुकड़ा आना चाहिए, आनंद पांडे आना चाहिए। रिवाइवलिस्ट रिफॉर्मिस्ट, रिवाइवलिस्ट ये कहीं ना कहीं ये बोल रहे थे कि आप हिंदू धर्म की तरफ चलिए, वैष्णव धर्म की तरफ चलिए, हिंदू धर्म नहीं वैष्णवाइट धर्म की तरफ, हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। और उसके बाद से दूसरा है रिफॉर्मिस्ट, ये बोलते हैं कि अपना मोरल क्लीननेस करिए, अपना इसका काउ स्लॉटर बंद करिए, गाय की पूजा करना चालू करिए, और जितनी भी दारू पीना बंद, मतलब सॉरी अल्कोहल कंजम्पशन बंद करिए, तो सारी चीज़ों को बोलते हैं। आप इसमें सब वर्ड मैंने लिखा है। ये भी बोलते हैं कि सिंह बोंगा हमारे सपने में आए थे, बोले हैं कि तुम मारोगे तो गोली नहीं लगेगी तुमको लोग भरोसा करके चले गए तो बाद में पता चला कि अच्छा कुछ था गड़बड़ सॉरी यार मैं, ठीक है। मोनोथिज्म मतलब कि एक गॉड को पूछना, ठीक ना। अब बहुत से उस टाइम के जो ट्राइबल सरदार थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें, जो क्रिश्चियन भी थे वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इवन शुरुआत में ये लोग क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट करते हैं, तो बहुत सारे जो इंडियंस थे जो क्रिश्चियन बने थे उनको भी मारते पीटते हैं। तो बाद में बहुत सारे लोग उसमें से रिट्रीट करके वापस वैष्णव या में इस रिलीजन में आ जाते हैं, इनके रिलीजन के फॉलोवर हो जाते हैं, ठीक। ही आस्क्ड ट्राइबल टू प्रैक्टिस मोरालिटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मोरालिटी मतलब अपना नैतिक विचार जो है उसको अच्छा करना, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब खुद को अच्छा करना। प्रोपेगेट द प्रिंसिपल ऑफ हिंदू रिलीजन, ठीक, अच्छा हिंदू रिलीजन है, ठीक। वर्शिप द काउ एंड प्रोटेक्ट द काउ स्लॉटर, मतलब गाय को बचाना, कटने से बचने के लिए। प्यूरिफाई देयर बॉडी एंड सोल, ये सब के सब मैंने अंडरलाइन जितने किए हैं, आपको आंसर लिखोगे तो ये वर्ड आ जाने चाहिए, नॉट टू ड्रिंक लिकर, ठीक, शराब नहीं पीना है। तो आंसर में आपको बस, आप अगर नहीं भी आपके पास टाइम है, डैश लगा के लिख दीजिएगा, इंप्रूव योर मोरालिटी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल हो गया, प्रोपोगेट प्रिंसिपल ऑफ हिंदू रिलीजन, वर्शिप काउ एंड डोंट स्लॉटर द काउ, ये लिख दीजिएगा। प्यूरिफाई देयर बॉडी एंड सोल। अब बाय उसका क्या है, अडॉप्टिंग सिंपल मेथड, ठीक ना, सिंपल मेथड लिविंग विच दे हेल्प देम टू एलिवेट द हाईएस्ट स्पिरिचुअल लेवल। सिंपल लाइफ जियो, अपना मन से रहो, सादा जीवन, उच्च विचार, ठीक। ही एश्योर्ड द पीपल दैट विद द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड सिंह बोंगा देयर मिजरी विल बी डिसअपियर्ड एंड आइडियल सोसाइटी विथ इक्वलिटी विल बी स्टेब्लिश। तो ये एक लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, ये कहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग जो थी इगलिटेरियन थी थोड़ी, कि वो सोसाइटी को थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहते थे, बेहतर करना चाहते थे लोगों की लाइफ। स्लोली ही कन्वर्टेड द नेचर इनटू, ये एक लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, कि वो पहले रिलीजियस था, बाद में उसको पॉलिटिकल में टर्न कर दिया उन्होंने, ठीक। वो होता है 6000 मुंडा लोगों को इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं टैक्स मत पे करो, इसके चक्कर में फिर थोड़ा लड़ाई वड़ाई होता है, अंग्रेज क्या करते हैं, इनको जेल में डाल देते हैं 2 साल के लिए, फिर ये जेल से निकलते हैं, फिर अपने और इनका ताकत बढ़ जाता है और प्रोपोगेट करते हैं, लास्ट में अंग्रेज इनको फिर डाल देते हैं, और आई थिंक 1901 में इनको हैजा की वजह से 01 है कि 19 है, 1900 है,
1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, वो भी हैजा जो, अब देखो ये उलगुलान इसी रिवाल्ट को बोलते हैं, ये वर्ड हो गया। सिग्निफिकेंस, ट्राइबल्स को कॉन्फिडेंस दिया, उनके मुद्दों को उठाया, अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर टू द कॉलोनियल रूल हो गया। बिरसा बिकम द लीजेंड ऑफ द ट्राइब, आज भी इनको भगवान बोला जाता है, झारखंड में इनकी बहुत पूजा होती है। सिंबल ऑफ एंटी फ्यूडल एंड एंटी कॉलोनियल, अब ये सब वर्ड जो होते हैं ना, सिंबल ऑफ एंटी फ्यूडल एंटी कॉलोनियल, ये सब अच्छे वर्ड होते हैं, ये आप कम शब्दों में अच्छे काम कर जाते हैं। ठीक, फिर इनैक्टमेंट ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, ये सही है ना? हाँ जी, छोटा नागपुर टेनेंसी मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी लोग जो काम कर रहे थे, अब इसके बारे में मुझे डिटेल नहीं पता है बट बता दे रहे। बीच का जो वो होगा, टेनेंट क्या होते हैं? टेनेंट आपकी जैसे जमीन में क्या होता है कि पट्टा दिया जाता था पहले, तो आप टेनेंट बन गए, मान लो जमीन मेरी है, आपको टेनेंट की तरह मैंने काम दे दिया, आप वहाँ पर काम करोगे, आप पैसा कमा के दोगे, आप काश्तकार हो गए। तो टेनेंसी एक्ट के अंदर इसका था, इसका डिटेल मुझे नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट, और आई डोंट थिंक कभी इसका डिटेल पूछेगा। अगर पूछता है तो आप गूगल कर लीजिए एक बार, अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, गूगल कर लीजिए। टेनेंसी, टेनेंट का मतलब ये होता है कि मेरी जमीन है, मैं आपको दे रहा हूँ काम करने के लिए काश्तकार की तरह। तो गवर्नमेंट अपनी जमीन थोड़ा दे देगी, जब जो वो था ब्रिटिशर्स थे अपनी जमीन से राइट्स थोड़ा खत्म कर देते, वो बस इनको अधिकार दे देते हैं, इनको थोड़े राइट्स दे देते हैं इसके अंदर में। कॉमन सेंस लगाइए ना, वो जमींदारी लाए हैं, वो बोलेंगे इनके 2-4 लोग तीर धनुष लेकर खड़ा हो गए तो भाग जाएंगे सब, ऐसा तो था नहीं। ठीक, खुदकुटी सिस्टम, लैंड ओनरशिप, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आपका जो खुदकुटी सिस्टम है, कॉमन लैंड होल्डिंग, वो है। तो ये 2-3 उसके प्रॉफिट थे। हाँ, फोर्स लेबर जो था, जो बताया था आपका रेलवे बन रहा था, फोर्स लेबर वो चीज़ इसमें बंद कर दिया गया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बता चुका हूँ, इसको हटाइए, ये सब लोग जान चुके हैं, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक, रोल ऑफ बिहार बता ही चुके हैं पिछली क्लास में। आपको जो एक फोटो दिया था वो मैं फोटो दिखा दूंगा बाद में। चंपारण पढ़ा जाए क्या? चलिए तब रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको आपने क्या बोला है पूरा समाप्त करने के लिए जी? मतलब सर ये दे देते क्वेश्चन और हाँ, मैं इसको अभी ग्रुप आप लोगों का जो है अजय जी के पास होगा, मैं उसमें आपको ये क्वेश्चंस दोने हैं, उसके बाद क्या करना है आपका जो अभी आज जो ट्राइबल्स का दिया है वो वाला भी ट्राई। जी सर, हाँ है हाँ, ठीक मैं देखिए कंटेंट तो बनाऊंगा लेकिन बोलूंगा मैं ऐसे ही, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने में कोई दिक्कत है, इंग्लिश में बोलता हूँ मैं। तब देखिए जो शब्द इंग्लिश के होंगे वो तो इंग्लिश में ही होंगे, बाकी जो होगा। हाँ, एक काम करिए आप लोग साइंस का टॉपिक अपने हिसाब से बताइए, मैंने 8-10 टॉपिक निकाले हैं। एक आपका देखिए, मैंने पेपर पिछले साल के देखे तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि वाटर एक ऐसा मैटर है जिस पे बहुत बार पूछा गया, मतलब फ्लड और ड्रॉट के मैटर पे। तो फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, वज्रपात वाला आप लोग कोई एक लोग कंटेंट क्रिएट करके लाना है, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो वज्रपात है, मेघदूत ऐप, क्या कोई दूत ऐप है ना, एक मेघदूत ऐप है ना, तो वज्रपात पे कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की, नीतीश गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है? ठीक, हाँ, तो उसके लिए एक पेज का मटेरियल आप बना के लाएंगी, आप बना के लाएंगी। कोई उठाए, कोई हाथ उठाए यार, तुम लोग को मेंस लिखना है, काम चोरी मत करो। उसका एक पेज का कंटेंट बना के लाइएगा आप लोग। ठीक, बाकी जो हो गया जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ठीक है ना, आपका बिटकॉइन पूछा है तो बिटकॉइन छोड़ के उसकी जगह पर जो क्या होता है उसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है, क्योंकि वो इंडिया यूज कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉट यूजिंग द बिटकॉइन बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडिया यूज कर रहा है, ठीक है ना, और वो ही सबसे बड़ी चीज है। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ, दैट इज द फाउंडेशनल आर्किटेक्चर ऑफ दैट सिस्टम, कि डिसेंट्रलाइज रहेगा सिस्टम। तो उसी को आप कॉइन मिला दीजिए, उसी को पॉलिसी मिला दीजिए, उसी को इन्फॉर्मेशन मिला दीजिए कि 50 कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन रहेगा, 50 जगह से कंसर्न चाहिए तब जाकर चेंज होगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार बिटकॉइन पूछा था, ब्लॉकचेन पूछ सकता है मे बी, बट अभी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, और उसके से क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक, क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़े आप लोग थोड़ा बहुत? क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटिंग का सबसे छोटा पार्ट। पहली बात है किसी चीज का क्वांटम मतलब होता है सबसे छोटा पार्ट, किसी चीज का सबसे छोटा पार्ट। दूसरी बात है कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन वो 0 और 1 में होती थी। हाँ जी, तो 0 और 1 में बाइनरी होता था, और इसमें 4 में होता है कि एक ही टाइम पे 0 1 भी हो सकता है और 0 और 1 भी हो सकता है।
इतना फास्ट इसमें कंप्यूटिंग होती है कि एक ही टाइम पे वो दोनों पोजीशन एक ही जगह पे हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है। मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो क्वांटम कंप्यूटिंग आज के डेट में एक नया सिस्टम आया है, अगर ये पूरी तरह से फैला तो इवन बिटकॉइन जो बता रहा है ना, बिटकॉइन भी क्रैश कर जाएगा, क्योंकि कॉइन की माइनिंग होती है तो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। एक डर है बिटकॉइनिंग के पीछे, एक डर है कि जैसे लोग माइनिंग करते हैं ना, माइनिंग समझते हो, बिटकॉइनिंग की माइनिंग समझते हो? बिटकॉइनिंग की माइनिंग में क्या होता है, बिटकॉइनिंग क्या होता है कि एक्चुअली में एक कंप्यूटर कोड है, ठीक। तो ऐसा कोड बना है कि अगर मान लीजिए कि जो बिटकॉइन पहली बात एक अलग नाम है, आपको एक डॉग कॉइन बना था, आप अपना एक कॉइन बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो, लेकिन जो उसका एल्गोरिदम बनेगा या फिर जो भी उसका वो बनेगा, कोड बनेगा, उसकी एक लिमिटेशन होगी कि पता चलेगा कि उसमें 10,000 कॉइन ही निकलेंगे पूरे जीवन भर में, उसके बाद से वो कोड काम नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके निकालने का जो प्रोसेस होता है ना, वो इतना जटिल होता है कि उसमें कई हाई प्रोसेसर के कंप्यूटर लगते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, उसके बाद जाके वो एक कॉइन की वैल्यू निकल पाती है, एक कॉइन की वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट होगी। तो अगर वो काम फास्ट हो जाए, अगर वो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए तो सोचिए कितना आसान होगा। मतलब आप सोच लीजिए खदान से जाके आप सोना निकाल रहे हैं, आपके पास फास्ट कोई गाड़ी मिल जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसके लिए एक थ्रेट है। बस अभी इतना बताऊंगा, आप लोग जाइए, टाइम हो गया है, ठीक। आप लोगों को मैं दे देता हूँ क्या क्या चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन चाहिए, ट्राइबल्स वाले PDF चाहिए, वो भी चाहिए क्या जो बाकी ट्राइबल का दिया था मैंने, जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का दिया था? चलिए रख लीजिएगा, अगर कहीं काम पड़ गया तो हाँ हाँ ठीक। और प्लीज़ अगर किसी को ज़्यादा पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सर का तैयार है, बहुत लोगों का तैयार है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो, ठीक। कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को सही बता सकूं। चलिए, थैंक यू।